नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोट के साथ। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बात कही गई है कि जो शिक्षा होती है, तो वो एक तरह से क्या करती है कि जो ऑलरेडी आपके अंदर परफेक्शन है उसको दर्शाती है, उसका प्रदर्शन करती है दुनिया के सामने, और उसको तराश कर ना एक सही मायने में बाहर लेकर आती है। तो एजुकेशन का ये इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो परफेक्शन, तो कहने का मतलब परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन एजुकेशन अगर आपके पास आती है तो आपके पास नए आइडियाज आएंगे। आपको पता चलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है, परफेक्शन की ओर कैसे आगे निकलना है। और कोशिश आपकी रहनी चाहिए परफेक्शन की ओर। जैसे मैं एप्पल के जो आईफोन होते हैं ना, तो वहां पर भी जो एप्पल आप देखोगे जो लोगो लगा होता है, तो वो भी एप्पल ना कटा होता है, तो एक बाइट लगी होती है उसका भी। यहाँ पर उस ऐसे सिंबल को रखने का भी कुछ मतलब है। तो वो उन्होंने पूरी यहाँ पर परफेक्शन देने की कोशिश की है अपने मोबाइल सेट में, अपनी जो भी चीजें वो बनाते हैं। लेकिन फिर भी वो एक बात कहते हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। ओके, तो अभी इसी के चलते जितनी परफेक्शन हमारे अंदर है ना, तो उसको दर्शाती है एजुकेशन। तो हम कोशिश करते हमें करते रहना है परफेक्शन की और आगे बढ़ना है। और गलतियां होती रहती हैं, जो ये पर गलतियां रहने का जो स्कोप है ना, वो हमेशा रहता ही रहता है। इनपरफेक्शन जो होती है वो हमेशा रहती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ओवरव्यू देखते हैं अभी। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो ये फ्रंट पेज है। तो ये है एडिटोरियल वाला पेज। तो यहाँ पर जो एडिटोरियल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला एडिटोरियल है। तो पहले वाले एडिटोरियल में भी जो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा कुछ ना नॉर्म्स जारी किए गए, तो अभी 1 अप्रैल से वो लागू होंगे। तो अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे अच्छे से। जहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की बात की गई, तो क्या होती है, ओके, तो उसका मतलब क्या निकलेगा। तो दूसरे में भी जो सेबी है, ओके, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो उसने भी कुछ रूल्स को टाइट किया है। तो जिसके बारे में हमने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मीटिंग्स को होगी, ओके, जो भी यहाँ पर बातचीत आपस में होगी, तो उसको उनको वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा यहाँ पर ट्रेडिंग आवर से पहले। तो अभी उसी के रिगार्डिंग और भी बातें हैं। और इसके अलावा जो तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो होगा इक्वलाइजेशन लवाई के ऊपर। तो उसके ऊपर पहले ऑलरेडी मैं काफी बातें कर चुका, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और चौथा आर्टिकल होगा यहाँ पर म्यांमार के बारे में। पिछले काफी दिनों से म्यांमार की जो सिचुएशन है ना, वो सही नहीं चल रही है। जब से यहाँ पर कूप हुआ, जब से तख्ता पलट हुआ है, जो आंग सू कुई की जो सरकार थी, जो कि हाल ही में नवंबर में चुनी गई थी, तो वो सरकार गिराकर जो है तख्ता पलट करके आर्मी के द्वारा रूल शुरू कर दिया गया। तो उसके बाद में आम जनता के ऊपर बहुत जो है ना तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ओके, और लास्ट में यहाँ पर ये बाइडन वाला, ये जो बाइडन बिग फार्मा और द पीपल, तो जो इस आर्टिकल में जो बेसिकली बात की गई है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जिसमें यहीं दे देता हूँ आपको। तो इस आर्टिकल में बेसिकली अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अभी जनवरी महीने में ही इन्होंने शपथ ली है। ओके, नए राष्ट्रपति बने हैं ये अमेरिका के। तो अभी इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे पहले वाला अमेरिका था ना, तो वैसी उसी अमेरिका को प्रेजेंट करे दुनिया के सामने। तो अमेरिका का मतलब, अभी देखो पैंडेमिक फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन की सब जगह डिमांड है। तो भारत बहुत बड़े पैमाने पर आगे आकर जो है वैक्सीन की सप्लाई दे रहा है, खासतौर पे उन मुल्कों को जिनको इसकी खास जरूरत है, उन यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज को, जहां पर कि वो अप्रोच नहीं कर पा रहे कि उनको वैक्सीन अवेलेबल हो। तो इसी बात के ऊपर ऑथर बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो बाइडन है ना, तो जैसे ये अपने अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो अमेरिका में ये क्या कर रहे हैं कि अभी 20 मिलियन से ज्यादा डोसेस एक दिन में प्रोवाइड की जा रही है अमेरिकन को, और इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ अमेरिका क्या कर रहा है कि दुनिया के जितने भी टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनसे वैक्सीन जो ना वो यहाँ पर ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है और अपने देश में उनको रिजर्व किया जा रहा है कि मैं एक तरह का जो रिजर्वर है उसको बनाकर रखूं। लेकिन ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप जो है ना, जैसे इंडिया रोल अदा कर रहा है, तो आप भी वैसा ही रोल अदा करो। तो आप दुनिया के लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करो, यहाँ पर केयर प्रोवाइड करो कि आप भी जो है ना केयर कर रहे हो। ओके, तो आप भी वैक्सीन के लिए यहाँ पर जो है वैक्सीन सप्लाई भेजो, जहाँ फिर पैसा भेजो, ताकि जो कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़े पैमाने पर हो सके। तो यही इसी इसी आर्टिकल में ये एक अपॉर्चुनिटी जो है ना, उसका फायदा उठाने की बात की गई है कि जो बाइडन है, जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, तो वो यहाँ पर फायदा उठाए। तो अभी ये कौन से नंबर वाले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जो कि यहाँ पर कमला हैरिस जिनका नाम है, तो वो इंडियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट है। तो उनकी यहाँ पर रैंकिंग क्या है, तो वो कौन सी वाली वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर मैं बात करूं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस की, तो उनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो एक है मॉडर्ना, जो कि वैक्सीन बना रही है कोरोना वायरस की। दूसरी है यहाँ पर पी फाइजर, ओके, जो कि कोरोना की वैक्सीन बना रही है, जो कि अमेरिकन कंपनीज है।
और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है, उसकी प्रोडक्शन भेज रहा है दुनिया के हर एक कोने में। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और दूसरा है भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन जो है बना रहा है। तो ये खुद से डेवलप की है कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने। तो ये दोनों की दोनों प्राइवेट कंपनीज है भारत में भी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो आपको जो पीडीएफ जो है डेली बेसिस पे मिल जाया करेगा। और इसके अलावा जिन बच्चों को चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से भी वो द इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर आपको वीडियो मिल सकती है। डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर आता है। ओके, 9 से 9:30 के बीच में इसकी टाइमिंग रहती है। तो कई बार अगर इंटरनेट की सुविधा अच्छी ना हो तो तब जाकर जो है कई बार 10 बजे तक जो है हो जाता है। तो वैसे टाइमली मैनर पर जो है डेली बेसिस पे कोशिश होती है कि लेक्चर अवेलेबल हो जाए। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बात कर रहे हैं गिव इट 3 more months of rethink, respect consumers standing instructions। तो इस आर्टिकल में क्या बातें की जा रही हैं ऑथर की तरफ से, तो बिल्कुल सिंपल ये बात कही जा रही है कि अभी 1 अप्रैल से हमारा नया फिजिकल ईयर जो है वो शुरू हो जाएगा। नया साल एक तरीके से हमारा शुरू हो जाता है। तो खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो अभी एक नया रूल जो है ना वो यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए। तो बैंकों के लिए क्या कहा गया है, तो अभी कहा गया है कि अभी नए रूल के तहत जो है ना जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो ये एक तरह की यहाँ पर फैसिलिटी होती है कस्टमर्स के लिए, जो बैंक के यहाँ पर कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। तो यहाँ पर उसमें अभी क्या किया गया है कि जब भी अभी कोई ट्रांजैक्शन करनी होगी ना तो उसमें अभी ऑथेंटिकेशन लेनी जरूरी होगी। तो वहां पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा कस्टमर को। तो वो जब उसको ओके करेंगे तभी जो है आगे ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसीड होगी। अगर ट्रांजैक्शन जो है 5,000 रुपए की यहाँ पर वैल्यू से ज्यादा है तो ओके। तो पहले तो यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो समझे। तो अभी जो ऑथर बात कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि अभी 3 महीने का और वेट कर लो। ओके, 3 महीने का और समय दे दो बैंकों को, ताकि जो आपने नया रूल निकाला उससे वो अच्छे तरीके से उसको उसको समझ पाए। ओके, उस हिसाब से अपना सेटअप तैयार कर लें। अभी बैंक तैयार नहीं है। ओके, तो बैंक जो है ना अभी तैयार नहीं है अपने आप से कि वो उस रूल के हिसाब से आगे बढ़ पाए। तो आरबीआई अगर आगे प्रोसीड करना चाह रहा है तो ये 2019 का इसका डायरेक्टिव है। ओके, तो 2019 में उसने ये बात कही थी, ये डायरेक्टिव जो डायरेक्शन जो थी इशू की थी बैंकों को। लेकिन अभी भी उसके ऊपर अमल नहीं लाया गया। रीजन यही था कि 2020 में तो पूरा साल पैंडेमिक के चलते ही खराब हो गया। ओके, तो अभी जो है 1 अप्रैल से जो 2021 से अभी नए रूल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो इससे बड़े पैमाने पर कस्टमर्स को ही जो है ना यहाँ पर असुविधा हो सकती है अगर बैंक सही तरीके से तैयार नहीं है। तो इसको भी थोड़ा समझे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को हम स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का ऑर्डर होता है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती है। ओके, तो जो कि एक बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है ना वो देता है अपने बैंक को। ओके, कि वो जो है ना किसी एक अमाउंट जो है कोई भी एक अमाउंट सेट की है उसको रेगुलर इंटरवल पे जो है ना हर महीने किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहे। ओके, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन को हम कभी कभी बैंकर्स ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखें, बैंकर्स ऑर्डर भी ऐसी इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं। इनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो मतलब कि कोई भी बैंक होल्डर, जैसे मेरा कोई अकाउंट है किसी बैंक में, तो मैं कह रहा हूँ अपने बैंक को कि किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में हर महीने इतनी तारीख को इतना पैसा डालते रहना। तो ये खास तौर पे किस पर्पज के लिए ऐसे काम होंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना पेमेंट होती जाएगी। ऑटोमेटिकली हर महीने वो पेमेंट जो है ट्रांसफर होती जाएगी दूसरे अकाउंट में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बिल वगैरह का भुगतान करना है, कोई बिजली का बिल देना है या फिर कोई पोस्ट पेड जो आपका प्लान है तो उसका अगर बिल अपने आपने उसको यहाँ पर फिलअप करना है, तो ऐसे यहाँ पर जो है ना कोई भी बिलिंग वगैरह के चर्चे में यहाँ पर ज्यादातर जो है ऐसे काम किए जाते हैं कि जब आप रेगुलर इंटरवल में कोई अमाउंट जो है ट्रांसफर करवा रहे हो किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में। तो पहले क्या था, पहले पहले अभी कोई ओटीपी वगैरह नहीं आता था। अभी ये ओटीपी आएगा 1 अप्रैल के बाद। तो इस तरीके से हर बार जब आप ओके करोगे तभी जाकर जो है आपकी जो ऑटोमेटिक जो पेमेंट है ना वो आगे पेमेंट ट्रांजैक्शन उसका होगा जिस भी दूसरे अकाउंट में आपने करवाना है। ओके, तो ये भी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो एक तरह की फैसिलिटी मिलती है ओके किसी भी बैंक के कस्टमर को। तो लेकिन ऑथर अभी क्या बात कर रहे हैं, ऑथर बात कर रहे हैं कि आरबीआई को ना अभी अपने आप से दोबारा कुछ सवाल अपने आप से पूछने चाहिए कि कस्टमर्स ओके कि यहाँ पर जो जो कि मतलब यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो क्या हर समय जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दी जाती है तो उससे क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो जो आइडिया निकल कर आता है जब भी हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी छोटी छोटी पेमेंट्स है ना तो ऑटोमेटिकली वो होती जाए।
ओके, तो छोटी छोटी पेमेंट्स तो देखो, अगर हम बात करें ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन की या ऑटोमेटिक पेमेंट्स की, तो अगर बिल वगैरह का भी भुगतान करना है तो इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर वो पेमेंट्स नहीं होती हैं। ओके, तो छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं, तो अगर उसके मामले में भी हर बार जो है अगर इंस्ट्रक्शन, हर बार जो है आप अगर उनसे पूछोगे तो क्या वो सही रहेगा? ओके, तो इसी मुद्दे के ऊपर जो है ना अच्छे से चर्चा कर रहे हैं ऑथर। तो ऑटोमेटिक पेमेंट का मतलब ही ये था, इसका आइडिया ही ये था कि जितनी भी स्मॉल पेमेंट्स है अपने आप जो है वो लगातार जो है वो होती रहे। तो यहाँ पर ना जो भी कस्टमर है, तो जिस भी तरीके की यहाँ पर जो हम कह सकते हैं ना कि झंझट में डाल देना कि हर बार जो है उसको ऐसे नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आगे काम जो है परसू होगा, तो ये इस काम से तो बाहर निकालना था हमने। जो यहाँ पर सीरीज होती है पीरियोडिक पेमेंट्स की, तो इसी टसल से तो बाहर निकालना था। ओके, तो इसी से तो बचाना था। लेकिन हम अभी क्या करें कि बार बार फिर उसको जो है तंग करेंगे कस्टमर को बार बार ओटीपी देकर। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि अगर आरबीआई ये चाह रहा है कि यहाँ पर जो है बैंकों को वो मैंडेट कर रहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करे, अपनी पावर एल्गोरिथम्स को यूज करे, ताकि जो कि वो आइडेंटिफाई कर पाए जो यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेमेंट्स है उनको, और उनको यहाँ पर देख पाए जो पुरानी ऐसी पेमेंट्स हुई हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चलते, और जो नई पेमेंट्स है ना तो उनको आपस में कंपेयर कर पाए। तो इसके चलते यहाँ पर जो है ना ये ऑथर बात करें कि उस वैल्यू के हिसाब से देखो, मतलब कि कितना पैसा है। ओके, कितने बड़े पैमाने पर जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फैसिलिटी लेते हुए पैसा जो है ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो कि अभी कितनी पेमेंट जा रही है, तो पहले पिछले कुछ समय में कितनी पेमेंट जा रही थी एज ए ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन। तो ठीक है, तो वहां पर आप जो है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो, पावर जो एल्गोरिथम्स उनको यूज कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पर आरबीआई का यहाँ पर मैंडेट है बैंकों को। तो आप वैल्यू के हिसाब से देख सकते हो कि कितनी बड़ी वैल्यू, कितनी कम वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर कस्टमर ये चाह रहा है कि वो प्रोसीड नहीं करना चाह रहा है विद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो फिर वो उसके ऊपर है, अगर वो उसको छोड़ना चाह रहा है तो उसको छोड़ दें। ओके, तो यहाँ पर आप जो है ना, आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हो किसी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को किसी यहाँ पर जांच के दायरे के हिसाब से, यहाँ पर जैसे चिंतन की बात होती है ना कि, तो इस तरीके का यहाँ पर माहौल आप क्यों क्रिएट कर रहे हो? ओके, तो देखो अगर आप ओटीपी भेजोगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप एक बार जो है बिल्कुल एक बार से जांच कर रहे हो कि हाँ सही सही बंदे के पास ओटीपी पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो फिर जाके आगे जो है काम प्रोसीड हो रहा है। ओके, तो ये बात यहाँ पर ऑथर के द्वारा बार बार कही जा रही है कि जो चीज जिस काम के लिए बनी है उसको उस काम के लिए ही रहने दो। तो यहाँ पर ये मंथली यहाँ पर कंफर्मेशन अगर आप लोगे, ओके, तो वो सही नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मंथली कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो जिसके तहत हर बार जो है ओटीपी आएगा हर महीने बाद, जहां जहां पर भी आपने जितनी जितनी भी पेमेंट्स करनी होगी। ओके, तो इस चीज को यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो क्या ये सही रहेगा? और आगे बात की जा रही है कि अभी जो एस्टिमेट्स लगाया जा रहा है कि जो टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है ऐसी छोटी छोटी पेमेंट्स की, तो वो लगभग लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। ओके, तो इतनी यहाँ पर ट्रांजैक्शन होती हैं जो पेमेंट्स ऑटोमेटिकली की जाती हैं किसी भी यहाँ पर जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसी कस्टमर के द्वारा अपने बैंकों को उसके बिहाफ पर। तो ये बहुत छोटा है, अगर इसको ऐसी पेमेंट्स की यहाँ पर प्रोपोर्शन को अगर हम कंपैरिजन करें जो यहाँ पर जितनी भी ओवरऑल पेमेंट्स होती हैं, ओके, तो उसके उसके मायने में, तो उसके साथ अगर कंपैरिजन हो तो यहाँ पर कुछ मतलब नहीं निकलता है। जो भी यहाँ पर आरबीआई अपने हुक्म देता है, जिस भी यहाँ पर चेतावनियों के रिगार्डिंग काम कर रहा है, तो इसी समय अगर हम आरबीआई की बात करें तो अभी इन्होंने अपना जो अमाउंट है ना उसके ऊपर जो कैप है उसको भी रेज कर दिया है कि मतलब मैक्सिमम, जैसे अगर बात करें जो भी आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स को यूज करके आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो यहाँ पर अभी वो 2000 रुपए से लेकर इससे बढ़ाकर 5000 रुपए तक यहाँ पर कर दी कि मैक्सिमम इतनी अमाउंट जो है ना एक बार में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स को यूज करके, जो आपका जिस जहां पर आपके पास एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आपके पास एक पिन नंबर होता है जिसको आप आपका जो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो इन ऐसे कार्ड्स को हम कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स बोलते हैं। ओके, तो उनको यूज करके भी आप ट्रांजैक्शन करते हो एटीएम में जाकर। ओके, तो अभी उसका भी अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या किया, उसका जो कैप है ना कितना पैसा मैक्सिमम आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक बार में, जो अगर आपको ट्रांजैक्शन करते हो, तो अभी 2000 से बढ़ाकर वो 5000 रुपये कर दिया गया है। तो एक और तो ये भी बात है ना, एक और तो ये आप अपने कार्ड को यूज करके भी पेमेंट कर सकते हो जिस तरीके से आप करना चाहो। और इसी के चलते ऑथर बात करें कि अभी जो यहाँ पर जिद पकड़ी हुई है ना कि जो यहाँ पर चिंता जताई जा रही है आरबीआई के द्वारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के मामले में, तो इस हिसाब से ये ऑड लग रहा है, मतलब सही नहीं दिख रहा है। ओके, तो एक और हमारे पास कार्ड कार्ड के थ्रू भी हम यहाँ पर पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक और दूसरी सुविधा हमारे पास बैंकों के पास है, तो बैंक भी अभी हमें क्या करने वाला है, ओटीपी वगैरह भेजेगा। तो अभी ये सब चीजों को ऐसी जो चिंता व्यक्त की जा रही है आरबीआई के द्वारा, इसको यहाँ पर और बात की जा रही है कि ये और लग रहा है ये चीज। और आर्टिकल के आखिर में बात करें कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना इंडिया में, तो उसकी जो सेहत है वो बिगड़ सकती है। ओके, तो बुरी तरह से यहाँ पर बिगड़ सकती है अगर आरबीआई जो जो अपना रूल एनफोर्स करना चाह रहे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के मामले में, अगर इसको 1 अप्रैल से लागू कर देता है तो। ओके,
तो अभी फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि आरबीआई ने अपना स्टैंड वापस लिया है, तो अभी लागू करना है, तो अभी तो यही सिचुएशन चल रही है कि लागू कर दिया जाएगा। ओके, तो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो भी बिजनेस है, ओके, तो जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं ऐसी फैसिलिटी को, तो वो यहाँ पर सफर नहीं होने चाहिए। जो यहाँ पर नए सेफ्टी, यहाँ पर जो कट्टरता के यहाँ पर चलते, यहाँ पर जो सेफ्टी रूल लाया गया है, उसके चलते, ओके, तो वो यहाँ पर अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो जो रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर कौन है? हमारा आरबीआई। तो जो बैंक है और जो कंज्यूमर बॉडीज है, जो यहाँ पर आम ग्राहक है, तो यहाँ पर जो बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको दोबारा से अभी सोचना होगा। कंज्यूमर बॉडीज कहने का मतलब जो ये इन ग्राहकों के मामले में जो यहाँ पर सोचते हैं, ओके, तो वो जो थिंक टैंक है, तो अभी उनको दोबारा से सोचना होगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, कि क्या इसका इम्पैक्ट रह सकता है आने वाले समय में, जब यहाँ पर बैंक पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है। एक तो ना कि पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया उनका कि हम रेडी हैं, हम काम के लिए रेडी है, अभी वो तैयार ही नहीं है, तो उसको समय लगेगा। इसलिए स्टार्टिंग में ऑथर बात करेंगे 3 महीने का समय और दे दो इनको, ताकि जो नया रूल आप लेकर आए, तो उसके लिए वो खुद को तैयार कर पाए और फिर अच्छे से स्मूथली मैनर में वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। यहाँ पर अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करूं, जो 2020 का डाटा आया है इंडेक्स का, तो उसमें भारत का रैंक कितना था? तो उसमें भारत का रैंक था 63rd, और जो पहले पायदान पर था वो था न्यूजीलैंड, और दूसरी पायदान पे जो था वो था सिंगापुर। मतलब कि इन मुल्कों में बिजनेस करना इतना ज्यादा आसान है कि कोई भी जाकर अपनी फर्म लगा सकता है, तो उनके सामने कम से कम जो है ना यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स होते हैं। लेकिन भारत के क्षेत्र में अभी भी है काफी, हालांकि काफी इंप्रूवमेंट भारत ने की है पिछले काफी अभी समय से, काफी रिसेंट ईयर से, तो अभी भी 63rd रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, जो 2020 में डाटा आया है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं एडिटोरियल नंबर 2। तो यहाँ पर बात करें हैं वेलकम मूव्स फॉर बेटर रिपोर्टिंग। तो अभी कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें सेबी ने ना कुछ यहाँ पर बातें रखी थी कि उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर टाइमली मैनर में पब्लिश करो। ओके, तो अभी इसी के रिगार्डिंग जो है, जो भी मीटिंग्स होती हैं, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, जो सेबी के द्वारा जो नए रूल बनाए गए हैं, कुछ और यहाँ पर रूल्स टाइट किए गए डिस्क्लोजर के मामले में, रिपोर्टिंग के मामले में, तो अभी उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरी की पूरी मार्केट को रेगुलेट करके चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी नई कंपनी आई है अपने आप को जो लिस्ट कर रही है, ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से वो काम कर रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं कर रही जिससे यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बर्बाद हो जाए, मतलब कंपनी जो है इन्वेस्टर्स का पैसा लेके भाग जाए। तो ये सब चीजों, सब गतिविधियों के ऊपर ये सेबी ध्यान रखता है, और हर बार ना समय समय के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है कि मार्केट में अच्छा खासा कंट्रोल जो है ना वो बना रहे। और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के ऊपर सबसे पहला फोकस होता है, क्योंकि इन्वेस्टर की सेफ्टी रहेगी तभी मार्केट आगे ग्रो कर पाएगी, तभी जो है ना ट्रस्ट बन पाएगा मार्केट के ऊपर, जितने भी कंपनीज आकर रजिस्टर्ड होती हैं। तो अभी जो ये सब बातें की गई है ना, ये सभी की सभी बातें लिस्टेड कंपनीज के मायने में यहाँ पर बात होगी। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं उत्तर की, अभी ये वेलकम है कि जो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी है, उसने यहाँ पर डिस्क्लोजर और जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स उसको थोड़ा टाइट किया है। ओके, डिस्क्लोजर मतलब कि कंपनी को अपने आप के बारे में सारी बातें बतानी होगी, पब्लिक में यहाँ पर अपने बारे में सारा चिट्ठा खोलना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स है वो भी यहाँ पर जो है उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स अभी नए बताए गए हैं। तो ये सबके सब है लिस्टेड कंपनीज के। लिस्टेड कंपनीज मतलब कि जो अपने आप को स्टॉक मार्केट में जब जो कंपनीज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसका की इंडेक्स है सेंसेक्स, और हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका इंडेक्स है निफ्टी। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, ओके, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर ये रूल्स हैं। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ना, तो इन्वेस्टर को पता चलता जाएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, और मेरा फायदा है या मेरा नुकसान है, मैं पैसा रखूं बीच में या पैसा बाहर निकालूं। तो ये सब बातें जो है ना इन्वेस्टर के ऊपर चली जाती हैं। तो अभी अभी यहाँ पर कुछ नए रूल्स जो है ना वो अभी प्लेस किए जा रहे हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, स्ट्रीमलाइन द डी लिस्टिंग प्रोसेस। तो मतलब कि अगर किसी कंपनी ने अपने आप को डीलिस्ट भी करना है, जो पहले से लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, अगर अपने आप को वो डीलिस्टेड भी करना चाह रही है, मतलब कि लिस्ट से बाहर करना चाह रही है, तो उसके बारे में भी आप इन्वेस्टर्स को अच्छे तरीके से बताना होगा। ओके, उसके बारे में भी रिपोर्टिंग सही करनी होगी, सही मायने में, कि ताकि की सही सही बात पता चलते जाए। और इसी के चलते जो यहाँ पर जो कॉल की जाती है, ओके, तो यहाँ पर जैसे कोई भी कंपनी के द्वारा अपने एनालिस्ट को जो कॉल की जाती है जिसके रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स का कोई नुकसान हो सकता है, मतलब कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपस में पास कर दी जाती है जिसको हम यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोलते हैं, मतलब अंदर अंदर की और कंपनी के अंदर अंदर ट्रेडिंग चल रही है। तो ज्यादातर जो यहाँ पर हैज फंड्स के यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, जो कि इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो वहां तक पहुंचती जाए। तो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो यहाँ पर सही मायने में रहे, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो जाए,
ओके, जिससे कि इन्वेस्टर को अगर बाद में पता चलता है कि ऐसी बातें जो है पहले से पता चल जाती है कुछ लोगों को कि कंपनी आने वाले समय में क्या करने जा रही है। ओके, तो फिर इस तरीके से इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट जो है टूटता है। ओके, तो अभी इसी चीजों को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पर जो रूल्स है उनको टाइट किया गया है। और जो भी यहाँ पर मीटिंग्स होंगी तो उसके बारे में सही मायने में जो है ना वो पब्लिकली भी उनको बताना होगा, इन्वेस्टर्स को भी। ओके, तो अगर पब्लिकली सब चीजें बतानी है तो उसके रिगार्डिंग वैसा अरेंजमेंट बनाना होगा। और अभी क्या कर रहे हैं, अभी सेबी चाह रहा है कि यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको। तो इसी के चलते अभी सेबी ने इन्वेस्टर सेंट्रिक चेंजेस जो है ना लिस्टिंग रेगुलेशंस में किए हैं। मतलब जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक स्टॉक मार्केट में, अभी उन्हीं के रिगार्डिंग इन्वेस्टर सेंट्रिक चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं कुछ रूल्स में, ताकि कि इन्वेस्टर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो यहाँ पर जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है, ओके, तो जो कि जिन्होंने यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन से यहाँ पर जो कंपनीज चल रही है, कहने का मतलब जो मार्केट से पैसा उठाकर अपनी कंपनी को रन करते हैं। ओके, तो अभी उनको अभी फॉर्मुलेट करना होगा अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ कि एक डेढ़ हफ्ते पहले ही की बात है कि बजाज ने अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या कहा कि अगर मेरा जो मार्केट कैप है, ओके, तो वो अगर मैं 15,000 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर जाता हूँ, मतलब इतना पैसा इकट्ठा मैं कर लेता हूँ मार्केट में से, तो जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स होंगे उनको जो प्रॉफिट होगा ना उसका 90% जो है डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। अगर मैं थोड़ा कम पैसा इकट्ठा करता हूँ 12,000, तो यहाँ पर 70 से 75% डिविडेंड जो है वो दे दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। मतलब कि उनका यहाँ पर कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचा जाए मार्केट से और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लुभाया जाए लोगों को कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा। तो उसी तरीके से डिविडेंड ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है। तो डिविडेंड यही होता है जो किसी शेयर होल्डर का हिस्सा आप उसको प्रोवाइड करो विद प्रॉफिट। ओके, तो इस पॉलिसी को अभी जो ना नए तरीके से फॉर्मुलेट करना होगा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है। तो ये टॉप जो 1000 कंपनीज है, पहले तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ उनको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है ना वो भी सेटअप करनी होगी। ओके, तो ये भी इन 1000 कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज की यहाँ पर टॉप 1000 कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो उनको भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज बनानी होगी जिसके तहत पता चलता रहे कि मतलब कंपनी जब आगे बढ़ रही है ना तो पता चलता रहे कि कंपनी के सामने कैसे कैसे रिस्क है, कितना डेट बढ़ता जा रहा है, क्या कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी। जब डेट बढ़ता जा रहा है तो आने वाले समय में पैसा कहाँ से जुटाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या अप्रोच लगाई जा रही है, तो यहाँ पर सब चीजें डिस्कस की जाती हैं मीटिंग्स में, कमेटीज में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज में। तो अभी जो सुविधा है ना, पहले यहाँ पर सिर्फ 500 कंपनीज थी पहले, तो अभी ये एक्सटेंड करके टॉप जो 1000 कॉर्पोरेट्स है ना, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर बोला गया है कि आप रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज का निर्माण करें। और इसके अलावा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है इसको अभी रिप्लेस कर दिया जाएगा एक्सटेंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के साथ। ओके, तो इसमें हर एक कंपनी जो है ना, तो अभी अपनी पूरी की पूरी जो जिस तरीके से वो अपना बिजनेस रन कर रही होती हैं तो उसके रिगार्डिंग बातें की जाती हैं इस रिपोर्ट में। तो इससे भी इन्वेस्टर्स को काफी फायदा रहता है, पता चलता रहता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो ये भी जो है ना टॉप जो 1000 कंपनीज है उनके लिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि मैंडेटरीली है। ओके, मतलब कि जो अगला जो फिस्कल ईयर आएगा तो उसमें अपने आपने अपनी अपनी एक्सटेंट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिपोर्ट है ना वो आगे सबमिट करनी ही करनी है सेबी को। ओके, तो इसके अलावा बात करें जो कंपनी लिस्टेड है इंडिया में, ओके, तो यहाँ पर उनको जरूरत है कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसे मैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लूँ या फिर जो वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का वहां की बात कर लूँ, तो जो जो प्रैक्टिसेस वहां पर चल रही हैं, ओके, किन के मायने में, खास तौर पे जो ईएसजी स्टैंडर्ड्स है, कहने का मतलब एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, तो उनको भी जो है ना आपको फॉलो अप करके चलना है। जो भारत में लिस्टेड कंपनीज है उनको ये बात कही जा रही है। ओके, तो ये एनवायरमेंटल सोशल, जैसे अगर मैं सीएसआर की बात करूं, ओके, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके तहत भारत सरकार ये कहती है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं तो उनको अपने प्रॉफिट का जो 3 साल का पिछले अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको उसका 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में देना है। तो वही पैसा एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाता है, वही पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो अभी इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी इस स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हमने अपनी नई प्रैक्टिसेस को डेवलप करना है, तो ऐसी बात की जा रही है। और इसके अलावा जो आगे बात करें कि फर्दर जो सेबी है तो उसने अभी मैंडेट किया हुआ है कि जितने भी यहाँ पर लिस्टेड एंटाइटीज लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो जो है ना डिस्क्लोजर करेंगी जितने भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स होगी उनकी मीटिंग्स की। मतलब कि जो भी मीटिंग बैठी है, अगर कोई बोर्ड मेंबर बैठे हैं साथ में, चेयरमैन बैठा है, तो आपस में जो भी बातचीत हुई है तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड होगा वो। ओके, तो यहाँ पर उनको वेबसाइट्स के ऊपर जो है डाला जाएगा जब भी ये ट्रेडिंग और जब शुरू होगा उससे, या फिर 24 घंटों से पहले पहले जब भी यहाँ पर कंपनी जो है ना आईपीओ के लिए उतर रही है मार्केट में, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के चलते जो है यहाँ पर पैसा रेज करने जा रही है, तो उससे 24 घंटे पहले मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से पहले जो है ना अपने आप को जो है यहाँ पर
वेबसाइट में डालना होगा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कि आपके बीच में क्या बातचीत हुई है और किस तरीके से आप कंपनी को आगे बढ़ा रहे हो। और इसके अलावा जो यहाँ पर टाइमलाइंस है कि आप जो डिस्क्लोजर करना है आपने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो उसको भी स्ट्रिक्ट किया गया है कि आपका क्या रिजल्ट निकल कर आया है। तो यहाँ पर इसके बारे भी हर कंपनी जो है ना अपने आप का रिजल्ट यहाँ पर शो करती है, लेकिन यहाँ पर डिले हो जाता है। तो ये इसके बारे में भी यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस दिखाई दिखाई गई, एक टाइमलाइन जो है बताया गया है जिसके तहत जो डिस्क्लोजर आपको करना होगा अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, कि मतलब कि आप कितने आपका नेट प्रॉफिट कितना रहा, आप कितने बड़े पैमाने पर आपकी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, और आगे आने वाले समय में कितना स्कोप हो सकता है, कितने परसेंटेज से आपकी वैल्यूएशन जो है राइज हो सकती है आपकी कंपनी। तो ये सभी बातें होती हैं। और इसी के अलावा आगे बात कर रहे हैं कि हमें ऑथर बात कर रहे हैं कि हमें इनसाइडर ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स को भी और अभी अभी मजबूत करना होगा। जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी इनसाइडर ट्रेडिंग की, कि अंदर से कंपनी की खुफिया जानकारी बाहर दे दी जाती है किसी किसी भी यहाँ पर कंपनी की या किसी दूसरे किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर की यहाँ पर सहायता करने के हेतु, मतलब जिसके पास जो काफी बड़ा शेयर होल्डर हो सकता है। ओके, लेकिन इससे जो बाकी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनका नुकसान हो सकता है। तो अभी इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि सेबी ने अभी जो प्रमोटर्स की रिक्लासिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पर रैशनलाइज किया है, दोबारा से देखा है, खास तौर पे जिनका यहाँ पर 1% से कम जिनकी शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में। ओके, तो क्या वो किस तरीके से जो है कंपनी को वो प्रमोट एज ए प्रमोटर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी जो आगे बात कर रहे हैं कि प्रमोटर्स जो है ना अभी उनको रिक्वायर कर दिया गया है कि उनको डिस्क्लोज करना होगा अपनी इंटेंशन को। अगर कोई भी कंपनी जो है ना वो डीलिस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो मतलब कि लिस्टेड कंपनी जैसे सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी जो है ना वो लिस्टेड होती हैं। तो अगर उसमें से हम अपनी कंपनी को डीलिस्ट कर रहे हैं, ओके, तो इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट के तहत, तो उसके बारे में अपनी इंटेंशन बतानी होगी कि क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो, किसी भी कंपनी जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना, तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है उसमें। और अगर आप किसी कंपनी को डीलिस्ट करने जा रहे हो, प्रमोटर जैसे मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ, तो अपने रिलायंस ग्रुप को वो डीलिस्ट करने जा रहे हैं, सपोज कर लो, तो इससे इन्वेस्टर्स में ना यहाँ पर एक तरीके से खलबली मच जाएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमारा पैसा ना डूब जाए। ओके, तो अभी इसके चलते इंटेंशन जो होगी प्रमोटर को वो बतानी होगी। ओके, साथ ही साथ एक कमेटी जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वो यहाँ पर बनाई जाएगी, जो कि इनका जो ओके जो है ना वो यहाँ पर मस्ट होगा कि अगर कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी को डीलिस्ट करने जा रहा है अपने स्टॉक मार्केट में से, तो अगर ये ओके कर देंगे तभी जाकर जो है ओके, सही मायने में ओके माना जाएगा कि हाँ जो प्रमोटर है वो डीलिस्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में से। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो ये भी हर एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, तो इनका अपना कोई शेयर नहीं होता, क्योंकि इनका अपना कोई शेयर नहीं होता कंपनी में। इनके अलावा जो डायरेक्टर्स होते हैं या बोर्ड मेंबर्स होते हैं तो उनका अपना अपना शेयर होता है। तो सभी चाहते हैं कि जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है ना, जो नया स्टार्टअप अगर शुरू किया जाए, फिर जो पुरानी कंपनी भी अगर पैसा हमारा लगा है, तो वो कंपनी सही तरीके से आगे बढ़ी। तो इसके लिए फेयर डिसीजंस लेने बहुत जरूरी हैं। तो इसके तहत बाहर से ये डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनका अपना खुद का कोई लेना देना नहीं होता कंपनी के साथ, तो इनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो अभी इन्हीं की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि इनकी कमेटी बना के अगर ये यहाँ पर ओके कर देंगे कि अगर कोई कंपनी डीलिस्ट करनी है तभी प्रमोटर कर पाएगा। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें, आखिर में बात करें कि अभी पुनर्स्थापन करना होगा जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, तो जो भी की गई है, तो अभी इनके चलते आने वाले समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा, इनके स्टैंडर्ड्स में बूस्ट देखने को मिलेगा, खास तौर पे जो इंडिया आईएनसी है। तो आईएनसी शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं भारत की जो अलग अलग कंपनीज हैं उनके मामले में, उनका जो समूह है, तो उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए आईएनसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात करें ए लवाई टू इक्वलाइज नॉट ऑब्फस्केट। कहने का मतलब है यहाँ पर अस्पष्ट नहीं करना है स्थिति को। यहाँ पर जो इक्वलाइजेशन लेवाए भारत सरकार के द्वारा जो लगाया जाता है, तो उसके बारे में जो सही बात है ना, तो उसको यहाँ पर प्रकट करना है। तो अभी पहली बात तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि ये इक्वलाइजेशन लेवाए जो होता है, ये होता क्या है। तो देखो, अभी भारत सरकार जो है ना, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, जो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनके ऊपर 2% का इक्वलाइजेशन लेवाए जो है ना अभी भारत सरकार ने लगाया था 1 अप्रैल 2020 से। ओके, तो अभी इससे पहले भी यहाँ पर एक बार लगाया गया था, तो वो अभी 2016 से जब इसको शुरुआत की गई थी इस ईएल की, तो अभी 6% का इक्वलाइजेशन लेवाया लगाया गया था जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जैसे फेसबुक हो गया। ओके, तो इसके अलावा गूगल हो गया। तो जिसके तहत अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए। जैसे फेसबुक पे ना अगर आपने कोई भी यहाँ पर उससे काम लेना है, तो उससे आप चाह रहे हो कि आप मेरी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर दो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके तहत आप जो ना उसको राशि कोई ना कोई अमाउंट जो है वो दोगे फेसबुक को। तो देखो, जो फेसबुक है ना,
वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इक्वलाइजेशन लेवल जो है ना, जो यहाँ पर फॉरेन के जो यहाँ पर जो फॉरेन के जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर होंगे ना, तो उन्हीं के ऊपर लगेगा। तो जो भी यहाँ पर सेवा जो हम इंडियन सिटीजन लेंगे इन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर से, जो कि यहाँ पर बाहर के मुल्कों से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर इक्वलाइजेशन लेवल लगाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो अगर मैं बात करूं फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो यहाँ पर 6% लगेगा। ओके, तो इसमें होता क्या है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर मेरी कंपनी की एडवर्टीजमेंट लग जाए, वो प्रमोशन हो जाए उसकी, तो जिसके तहत मैं कुछ अमाउंट पे करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपया पे कर दिया फेसबुक को। ओके, और उसमें से 6% जो है ना एज ए इक्वलाइजेशन लेवाई जो है, तो वो कट होगा। तो जो 2 लाख का 6% बना, वो बना 12,000 रुपए। ओके, तो वो 12,000 जो है ना सीधे भारत सरकार के पास जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इक्वलाइजेशन लेवाई जो है भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो जिससे भी भारत सरकार को एक तरीके का रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। तो अभी दूसरी बार लगाया गया अभी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है 2% का उनके ऊपर। ओके, तो ये भी सिमिलर वैसे ही है। तो यहाँ पर जो भी सर्विस हम आम लोग जो भारतीय जो लेते हैं किसी भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर से, तो वहां पर इक्वलाइजेशन लेवाई भारत सरकार लगाती है। तो अभी इसी के चलते ना एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, जिसके रिगार्डिंग ऑथर बात करें कि इस कंट्रोवर्सी बिना वजह ये कंट्रोवर्सी हो रही है, इसका कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वलाइजेशन लेवल 2% का जो कि 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई हुआ था, कि क्या क्या वो इम्प्लाई होगा इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स और प्रोविजन ऑफ फिजिकल सर्विसेज, तो क्या वो इस मायने में भी होगा, तो या फिर सिर्फ और सिर्फ ये डिजिटल गुड्स के मायने में ही होगा। देखो, ये जो यहाँ पर सर्विस है ना, ये डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज के मायने में है। तो यहाँ पर कोई फिजिकल गुड्स या फिजिकल कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती, जैसे कोई ऑयल हो गया या फिर सोना हो गया, कोई भी चीज। ओके, तो कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, तो उसके मामले में ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो डिजिटल सर्विसेज है ना, उनके मामले में लगता है इक्वलाइजेशन लेवल। तो उसी के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी है, उसी के रिगार्डिंग विवाद खड़ा हुआ, जिसके तहत ऑथर अपनी बात रख रहे हैं और यहाँ पर सिचुएशन को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑथर क्या बात करें, ऑथर बात करें कि अगर हम ईएल की नेचर की बात करें, तो ईएल का मतलब वही इक्वलाइजेशन लेवल। तो इसका मतलब यही निकलता है प्लेन रीडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर जितने भी प्रोविजंस है ना, तो वो यहाँ पर कन्फाइन है किसके रिगार्डिंग, सप्लाई टू डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज के मायने में इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसी के चलते आगे बात करें कि इट इज इनकरेक्ट टू व्यू दैट वंस ए कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट और कंसिडरेशन इज मेड ऑनलाइन, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कवर्ड बाय ईएल। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम ये मान लें कि कोई भी चीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ पर ऑनलाइन के मामले में हो गया है, तो वहां पर वो सभी चीजें यहाँ पर ईएल के तहत कवर होंगी। कहने का मतलब कि अगर आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज मंगवा ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के ऊपर जो है इक्वलाइजेशन लेवल ऐसे जो है लगता जाएगा। अगर किसी भी हम यहाँ पर फिजिकल गुड्स की बात करें, तो मतलब बिल्कुल साफ है कि हर एक चीज अगर आप कोई भी ऑनलाइन चीज मंगवा ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज के ऊपर, हर एक गुड्स के ऊपर जो फिजिकली अवेलेबल है उसके ऊपर जो है आप जो है ईएल जो है वो कवर होगा ही होगा। तो ऐसी अगर हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन मान लेते हैं, अगर होती है, तो इससे यहाँ पर ये बेतुके रिजल्ट जो है ना वो निकल कर सामने आएंगे आने वाले समय में। जैसे यहाँ पर सपोज करो बात करें कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स का, ओके, जितने भी और कमोडिटीज जो भी ऑनलाइन यहाँ पर जो आप प्रोसीड कर सकते हो, जो ऑनलाइन आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो अगर उसके ऊपर हर बार जो ईएल जो 2% का लगेगा, ओके, तो यहाँ पर एज ए ग्रॉस कंसिडरेशन अगर हम देखते हैं, तो वो यहाँ पर बेतुकी यहाँ पर चीजें हो जाएंगी, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो फर्दर अगर आप ये भी बात बोले कि जो जो ईएल है 2% का, वो फिर दोबारा से लगेगा इन एडिशन टू द कस्टम ड्यूटी। ओके, जब आप बाहर से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हो, तो ऑयल अगर इंपोर्ट करते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। फिजिकल जो भी फिजिकल गुड्स और सर्विसेज आती है, खासतौर पर जो फिजिकल गुड्स आते हैं उसके ऊपर। तो अभी उसके ऊपर फर्दर आप बोल दोगे कि जो है ईए लगेगा 2% का। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो ईए लगेगा। तो ये बातें कुछ मतलब नहीं रखती हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंफ्यूजन हमें नहीं रख के चलना है। और इन सब बातों को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड समझे ईएल के बारे में, इक्वलाइजेशन लेवल के बारे में, जो कि भारत में 2016 में पोस्ट किया गया था पहली बार। और उसमें जो यहाँ पर मेमोरेंडम जो यहाँ पर बनाया गया था, तो उसमें जो प्रोविजंस थी फाइनेंस बिल 2016 की, ओके, तो उसके तहत यहाँ पर बहुत बातें यहाँ पर की गई थी कि हमने यहाँ पर ये क्यों लाया गया है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर बात की गई है, पॉइंट आउट किया गया, विद द एक्सपेंशन ऑफ द आईटी, ओके, द सप्लाई एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज हैव अंडरगॉन एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन एवरीवेयर इंक्लूडिंग इंडिया। तो कहने का मतलब जो सप्लाई है, खासतौर पे जो आईटी सेक्टर है, खासतौर पे जो डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो ना हर जगह फैल रही है। भारत के भी यहाँ पर इंक्लूडिंग हम बात कर रहे हैं। तो अभी इसी के रिगार्डिंग इस मेमोरेंडम में यहाँ पर डिजिटल डोमेन की बात की गई थी। ओके, तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया था डिजिटल डोमेन। तो किस जिसका क्या क्या मतलब यहाँ पर निकाला जा रहा है,
तो इसका मतलब निकाला जा रहा है कि यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है किसी नेशनल बाउंड्रीज की, मतलब कहाँ से सामान आ रहा है कहाँ तक जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर लिंक की बात करें बिटवीन एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी कोई जो है यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। ना यहाँ पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन की यहाँ पर बात करें तो उसको भी यहाँ पर रिजॉल्व करने की यहाँ पर बात करें, तो इसी के चलते जो रिकमेंडेशन दी गई थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने कहा कि जो ईएल है तो वो उसको यहाँ पर इम्पोज किया गया है सिर्फ एज ए फाइनल विद होल्डिंग टैक्स, ओके। तो विद होल्डिंग टैक्स भी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अगर आपने कोई इनकम में से आपसे आपकी इनकम में से जो ना सरकार कुछ पैसा रख लेगी, ओके, तो उसको विद होल्ड करके रखेगी एज ए विद होल्डिंग टैक्स। तो अगर आने वाले समय में जिस तरीके से भी आपकी यहाँ पर आप कार्यशैली आपकी होगी, आप काम करेंगे, सरकार देखेगी कि आप यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स उसको अगर आगे फर्दर विदहोल्ड करके रखना है या फिर कुछ अमाउंट वापस कर देनी है, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाता है। तो इसको भी एज ए विदहोल्डिंग टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर ओईसीडी के द्वारा बात की जाए। तो ओईसीडी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसको कब बनाया गया था, इसके यहाँ पर कितने मेंबर जो है यहाँ पर अभी मौजूदा समय पर यहाँ पर कितने मेंबर इसके अंदर काम कर रहे हैं, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो उसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पर ये एज ए फाइनल विदहोल्डिंग टैक्स भी लगाया गया। तो यहाँ पे भी ये कुछ गिने चुने पेमेंट्स के ऊपर था फॉर डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी किनके द्वारा, फॉरेन ई कॉमर्स प्रोवाइडर के द्वारा। तो जैसे मैंने यहाँ पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट भी बाहर का ही है, फ्लिपकार्ट इंडियन नहीं है। शुरुआत में ये इंडियन प्लेटफॉर्म था लेकिन ये बाद में ये बेच दिया गया वालमार्ट को, तो अभी ये भी फॉरेन का ही एंटाइटी है, ओके, बाहर की ही एंटाइटी। तो अभी ये भी इन्होंने ये बात बोली कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी पेमेंट्स के ऊपर जो है ना जो डिजिटल गुड्स के तहत यहाँ पर पेमेंट की गई है, तो वहां पर ही ये इक्वलाइजेशन लेवाए यहाँ पर लगाया गया है, ओके। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि जो बर्डन है स्मॉल प्लेयर्स के ऊपर, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, ओके, जो यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से यहाँ पर डिजिटल डोमेन के मामले में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जो है ना इनको बचाया जा सके, मतलब इनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आ जाए अगर इनके ऊपर इक्वलाइजेशन लगाया ऐसे लगता गया, तो इसके तहत यहाँ पर एक मिनिमम थ्रेश होल्ड लिमिट रखी गई है 1 लाख रुपए की। जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल ली थी ना फेसबुक की, तो मैंने वहां पर बात की थी 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं किसी इंडियन के द्वारा, तो वो चाह रहा है कि मेरी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करते हैं फेसबुक, ओके, तो उसके ऊपर 6% का इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा जो कि भारत सरकार के पास जाएगा। तो अभी वो 2 लाख होगा तभी यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर 1 लाख तक यहाँ पर कोई रकम है ना, तो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर जो इक्वलाइजेशन लेवल है वो नहीं लगेगा। तो ये इसी का यहाँ पर थ्रेश होल्ड लिमिट रखी गई है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी अगर आप ऑनलाइन सर्विस अगर ले रहे हो, तो अगर उसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक के, तो बात यहीं पर सारी जो ना यहाँ पर खत्म होती है, आकर समझे बात को। अगर 1 लाख रुपए की आप पेमेंट कर रहे हो तो तब जाकर इक्वलाइजेशन लेवल नहीं लगेगा, ओके। तो ये अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोई भी वस्तु मंगवा रहे हो, ओके, तो उसकी अगर कीमत 1 लाख रुपए से कम है, ओके, तो फिर यहाँ पर उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवाई नहीं लगेगा। इसी के चलते यहाँ पर जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनको बचाने की यहाँ पर बात करें तो इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दी गई है कि मतलब हर एक चीज के ऊपर हमने इक्वलाइजेशन लेवाई नहीं लगाना है, ओके, तो ये भी बात ध्यान रखें। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही जो ईएल जो है ना, तो जो इक्वलाइजेशन लेवाई है, तो अभी ये बात अभी हम समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ उनके ऊपर है, ना कि यहाँ पर जो फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज उनके ऊपर। तो 2020 की बात करें अप्रैल में, तो यहाँ पर जो स्कोप था ईएल का उसको एक्सपैंड किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवल लगाई गई ऑन द ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड और फैसिलिटेटेड बाय द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है फ्लिपकार्ट और अमेजोन की एग्जांपल लेकर। और जो अभी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अभी ये अराइज हुई है ड्यू टू अभी नई एक्सप्लेनेशन जो है ऐड की गई है सेक्शन 164 सीबी। तो ये क्लॉज यहाँ पर दो क्लॉज है, ओके, क्लॉज सी और क्लॉज बी। तो अभी इसके तहत जो इनकम टैक्स हमारा जो एक्ट है ना, तो यहाँ पर इसके तहत बात करें बाय द फाइनेंस बिल 2021, तो हर साल नया फाइनेंस बिल होता है, तो उसमें खर्चा जो होता है भारत सरकार का उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट की लोकसभा की परमिशन ली जाती है। तो फिर जो पास होता है फाइनेंस बिल, तब जाकर जो पैसा अप्रूव होता है भारत सरकार लगाती है अलग अलग कामों में, ओके, जो बजट में यहाँ पर तय होता है। उसी के चलते यहाँ पर जो डेफिनेशन नहीं आई ना, उसके रिगार्डिंग बात करें कि ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उनको अभी एक और एक से ज्यादा यहाँ पर ऑनलाइन एक्टिविटीज के तहत यहाँ पर इनको देखा जा रहा है। कैसे, जैसे शुरुआत में बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल, दूसरी बात करें प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, तीसरी बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ परचेज ऑर्डर, चौथी बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, पांचवी बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पार्टली और होली। तो मतलब इस तरीके से ना ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया अलग अलग एक्टिविटीज के तहत। ये सब एक्टिविटीज जो है ना इस यहाँ पर डेफिनेशन में शामिल होंगी, जो अभी नया सेक्शन 164 जो है इनकम टैक्स के तहत यहाँ पर जो
बात नई एक्सप्लेनेशन जो ऐड की गई तो इसके तहत ये बात रखी जा रही है। ओके, तो अभी जो इनकी अगर हम एक बार रीडिंग लेंगे ना, कोटेक्चुअल रीडिंग रीडिंग लेंगे, पढ़ेंगे, तो लेफ्ट यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन वो इंडिकेट करती है कि जितनी ये सारी एक्टिविटीज है ये ऑनलाइन होनी चाहिए, ये मस्ट है। ओके, तो ऑनलाइन ही होगी तभी यहाँ पर जो है ना आगे इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर नॉट ओनली द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज की आपने पेमेंट करनी है जो आपने यहाँ पर कंसीडर करी है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग कोई आप अगर आपने कोई ऑफर एक्सेप्ट किया है तो उसी के रिगार्डिंग है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होना होगा। तो इसी के चलते जो सप्लाई है गुड्स और प्रोविजंस और सर्विसेज की वो ऑनलाइन होनी जरूरी है। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन एक्टिविटी है, सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजंस की और प्रोविजन और सर्विसेज की, जो जिसके ऊपर की इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत है तब। ओके, तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर थ्रेशोल्ड है। और इसी के चलते जो और बात की जा रही है जो इक्वलाइजेशन लेवल है, तो यहाँ पर अगर गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स करने की बात करें तो जो कि यहाँ पर डिजिटल मोड में हमें अवेलेबल होती है सिर्फ और सिर्फ वहां पर, ऐसा नहीं जो फिजिकल मोड में अवेलेबल है, जैसे पेट्रोलियम आपके पास पड़ा उसके ऊपर हम टैक्स लगा दें ईएल का, वो नहीं है, वो नहीं लगेगा। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात समझा रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है ना, तो पहले उनको इम्पोर्ट किया जाता था एज ए फ्लॉपी डिस्क और सीडीज। ओके, तो ये 10-15 साल पुरानी बात, पहले पेन ड्राइव्स वगैरह नहीं चलती थी, मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं चलते थे, उस समय फ्लॉपी डिस्क होती थी, कंप्यूटर में लगती थी, और उसमें एक फ्लॉपी डिस्क की जो स्पेस होती थी वो 1 MB होती थी, और उसमें ज्यादातर प्रोग्रामिंग वगैरह डालते थे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जैसे राइटिंग का डॉक्यूमेंट होना तो उसको डाला जाता था, बस इतनी स्पेस होती थी, जो वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट वो आ जाता था। तो अभी पहले पहले जमाने में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी या सीडीज के तहत या फ्लॉपी डिस्क के तहत ही जो था, इनको जो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका होता था। तो अभी इसी इसके चलते भी यहाँ पर इनको बात कही गई कि जो फ्लॉपी डिस्क और जो सीडी है ना, इनको यहाँ पर हम गुड्स माने जाएंगे, इसको हम गुड मानेंगे, इनको यहाँ पर डिजिटल गुड नहीं मानेंगे। ओके, तो ये बात किसने कही? ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में। ये केस चला था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में, और जिसमें यहाँ पर ये बात कही गई कि ये जो गुड्स की कैटेगरी में, फिजिकली गुड्स की कैटेगरी में ये मानी जाएंगी फ्लॉपी डिस्क और सीडीज, और जिनका अगर हम पोर्ट करते हैं तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और सेल टैक्स भी लगेगा और यहाँ पर वैट भी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसी ऐसी फ्लॉपी डिस्क या सीडीज को बेचा जाता है लोकली, ओके, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू एडेड टैक्स है ना, तो ये राज्य सरकारों के पास होता था ये प्रावधान, अभी ये मिक्स कर दिया गया है जीएसटी में। ओके, और इसके अलावा जो आईजीएसटी है, ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात की गई है आईजीएसटी, उसमें, और जो स्टेट जीएसटी है उसमें, और जो सेंट्रल जीएसटी है उसमें, इन तीनों में क्या फर्क रहता है, तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और इसी के चलते जो आखिर में बात की जा रही है, तो बात करें कि उसी सेम सॉफ्टवेयर को अगर यहाँ पर डिजिटली आप डाउनलोड करते हो ना, तो वहां पर फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप कोई किसी भी तरीके की कस्टम ड्यूटी लगाए या फिर किसी भी तरीके का जो सेल टैक्स है वो लगाए या फिर जो जीएसटी है वो लगाए। तो अभी इस केस में क्या होगा, जब डिजिटल वर्जन होगा किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो अगर आपने उसको डाउनलोड किया है तो उसको वो लायबल है यहाँ पर ईएल के तहत, कि वहां पर इक्वलाइजेशन लेवाई जो है ना वो लग सकता है। ओके, सिमिलरली अगर आपने कोई डीवीडी इंपोर्ट की है, ओके, तो वहां पर भी कस्टम ड्यूटी सेल टैक्स वगैरह लग सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पर डाउनलोड की गई तो यहाँ पर वहाँ उसके ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवाई ही अभी लगेगा, उसके लिए लाइबल हो जाएगी ये। तो यहाँ पर ये बात करें कि सेफली यहाँ पर स्टेट किया जा रहा है कि जो इक्वलाइजेशन लेवाई है एक्सटेंड नहीं करता टू द इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो डेट आर क्लियर फ्रॉम वेरियस पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। ओके, तो इक्वली यहाँ पर नॉट अप्लाई, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इट विल equally not apply to the actual provisions of services even if the contracts have been concluded electronically। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, तो अभी जो है यहाँ पर ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होगी। अगर सर्विसेज के मायने में अगर हम बात करें, इक्वलाइजेशन लेवल की अगर बात करें, तो ये लागू नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव है ना, तो अभी ईएल को अभी जो अप्लाई किया जा रहा है डिजिटल गुड्स और सर्विसेज इन 2016 जो यहाँ पर शुरुआत की गई थी, तो अभी तक वो अनचेंज है, उसमें कोई कुछ बदलाव नहीं रखा गया है। हालांकि उसके स्कोप को एक्सटेंड किया गया 2020 में। ओके, 2020 में जो इक्वलाइजेशन लेवल था वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक इसको बढ़ा दिया गया। ओके, तो पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने जो बड़े प्लेयर्स थे, जैसे फेसबुक, गूगल, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के मामले में या डिजिटल गुड्स के मामले में यहाँ पर जो है बिजनेस करती, तो उनके मामले में इक्वलाइजेशन लेवल रखा गया था, लगाया गया था। और जो अभी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, जो इंसर्ट की गई है फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा, वो यहाँ पर जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी उनको दूर करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है, ना कि नई कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। तो बिल्कुल वहां पर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई, इसका मतलब यही है कि कोई कंट्रोवर्सी जो है ना वो ना रहे इक्वलाइजेशन लेवाई के मामले में, कि वो फिजिकल गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, तो ये जो राइटर है इस आर्टिकल के, उनका नाम है, तो वो यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की।
तो यहाँ पर बात करें, हियर द पीपल ऑफ म्यांमार बांग्लादेश वार्म टाइज विद इंडिया हैव देयर बेसिस इन न्यू दिल्ली सपोर्ट फॉर इट्स लिबरेशन। देखो, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश की जो संबंध है वो काफी बेहतर है। ओके, तो वो भी किसी कारणवश बेहतर है। तो जैसे शुरुआत में अगर बात करें तो बांग्लादेश की सपोर्ट ही इंडिया ने की थी, उसको बनाने में भी इंडिया का ही बहुत बड़ा हाथ था। और इसी के चलते बात करें कि म्यांमार में जो चीजें हो रही हैं तो वहां पर भी हमें सिचुएशन को कैसे देखना है, कैसे उनकी आवाज सुननी है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि जो कुछ पिछले 1 डेढ़ महीने से हो रहा है ना, जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ, तो 1 फरवरी को तख्ता पलट हुआ था वहां पर। जो आर्मी थी उसने अपना रूल शुरू कर दिया, और जो सरकार, चुनी हुई सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया। तो उसके बाद में अभी लगातार ना ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हर रोज यहाँ पर ना कुछ दिन बाद एडिटोरियल्स आते हैं। ओके, तो यार आज मुझे लगा कि मुझे एडिटोरियल डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है अभी ना, बहुत बड़े पैमाने पर जो है वहां पर जैसे तांडव हो रहा है ना, तो वैसे वैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो अपने ही लोगों को वो मारे जा रहे हैं। तो कोई समय ऐसे था 3 4 साल पहले, जब वो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे ना, तो जो यहाँ पर रखीन स्टेट में रहते थे, रखीन स्टेट है एक यहाँ पर राज्य है म्यांमार का, तो वहां पर वो उनकी पैदाइश थी, वहां पर रहते थे। तो उनको भी मारकर भगाया गया था, तो उनको भी ऐसे ही मारा था। लेकिन अभी ये अपने लोगों को ही, जो कि यहाँ पर मेजोरिटी में बुद्धिस्ट लोग हैं ना, तो अभी उनको भी मारना शुरू हो गए। तो उनको भी बिल्कुल उसी तरीके से गलियों में ना खून मतलब बह रहा है वहां पर म्यांमार में। तो सिचुएशन बहुत खराब है। तो शुरुआत में ऑथर बात करने की जो गलियां हैं, ओके, तो यहाँ पर बच्चों का जो है ना खून आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी के चलते जो तत्मादाव है, तो तत्मादाव क्या चीज है? तत्मादाव जो है ना, यहाँ पर नाम है किसका? जो म्यांमार की आर्म फोर्स है। ओके, तो उसका ऑफिशियल नेम है तत्मादाव। नाम तत्मादाव नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर म्यांमार सिटीजन्स का जो खून जो है ना, वो यहाँ पर बहाया जा रहा है गलियों में। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नई चीज देखी जा रही है। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तब यहाँ पर गोली चला दी जा रही है, यहाँ पर शूटिंग की जा रही है मारने के लिए, डराने के लिए। यहाँ पर जो खास तौर पे जो यंग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग, जो बच्चे लोग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स तक के यहाँ पर, जो दादा नानी के लेवल के यहाँ पर जो जिनकी उम्र हो चुकी है, तो उन किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। ओके, सबको मारा जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर म्यांमार में लोगों को मारा जा रहा है। ओके, तो जो म्यांमार की जो आर्मी है ना, तो ये सारा काम कर रही है। तो उसको यहाँ पर आर्मी रूल शुरू हो चुका है, तो उसके चलते ये बातें हो रही है। देखो, डेमोक्रेसी हटाएगी, उसी के चलते प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा भी क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि चाइना का बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस हो चुका है म्यांमार में, जिसके चलते चाइना की बहुत सारी फैक्ट्रियां को भी आग लगाएगी प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो लेकिन उसी के चलते आपस में ना इनका जो है जो टकराव जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, जो लोगों का सरकार के बीच में, जो यहाँ पर आर्मी जो चुनी हुई सरकार है, सॉरी जो आर्मी ने अभी जो डिक्टेटर रूल आया उसके बीच में। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो ऐसा काम हो रहा है, तो अभी हमें यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि अपने यहाँ पर डिप्लोमेसी को भी हम यूज करें। हम खड़े हों, जो लोग हैं म्यांमार के उनके साथ। ओके, तो उनकी जनता के साथ हमें खड़े होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो उन्हीं लोगों ने सरकार जो चुनी थी, नेशनल इलेक्शन हुए थे नवंबर के महीने में, नवंबर 2020 में। और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो था विक्ट्री हुई थी आंग सैन सुई की होगी। तो पहले भी यही यहाँ पर लीडर थी म्यांमार की। ओके, 2000 ये काफी समय तक ना ये जो लेडी है काफी समय तक ये जेल में रही थी, तो जिसके तहत इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और जो रोहिंग्या वाला इशू हुआ था, तो उस समय यही यहाँ पर लीडर थी अपने देश की। ओके, तो अपने देश को लीड कर रही थी। तो अभी नवंबर 2020 में भी यही चुनकर आई थी, तो इनकी काफी सीट्स बढ़कर आई थी अभी इस बार। और इसको इनकी यहाँ पर इसको सस्पेंड कर दिया गया, तो आर्मी के द्वारा जो था ना, इसको यहाँ पर कूप कर दिया गया। तो मिलिट्री कूप होता है 1 फरवरी को, इनकी सरकार को हटा दिया गया, मिलिट्री ने अपना कंट्रोल ले लिया। ओके, तो तब से यहाँ पर जो ना ये बातें चल रही हैं, तब से ऐसे इंसिडेंट्स जो है देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर चाइना से भी इनको सपोर्ट है। और यहाँ पर जो न्यू दिल्ली जो ना, तो वो भी इन्होंने अभी एक्सेप्ट कर लिया है, हमारी भारत ने भी, कि चलो जो कोई भी सरकार रह रही है, हम जो अपने अपने रिलेशन नहीं खराब करेंगे म्यांमार के साथ। तो ऐसा हमने यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया था जब ये कूप भी हुआ था। और अभी इसी के चलते बात कर रहे हैं कि अभी कोई भी अगर पावर में है म्यांमार में, तो हमें यहाँ पर डील उनके साथ करनी ही चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हालांकि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर है उसके मामले में। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं, अगर इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे दुश्मन मुल्क है ना, उनको मौका मिल जाएगा, फिर वो हमारे मामले में भी इंटरफेयर करेंगे, जैसे कि कश्मीर में करते रहते हैं। जैसे अगर हम चाइना की बात करें, ओके, तो वो भी हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान में जो मसला है कश्मीर का, उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर जो हमारे जो क्रूशियल नेबर है उनके साथ उसी तरीके से हमने यहाँ पर चलना है, कि जो हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं वो कहीं चाइना के पाले में ना चले जाए। क्योंकि म्यांमार को चाइना का भी अच्छा खासा बॉर्डर लगता है और इंडिया का भी अच्छा खासा बॉर्डर लगता है। ओके, तो हमें चाइना के पाले में किसी को नहीं भेजना है। तो उसी के चलते अभी तक कोई एक्सक्यूज जो है
यहाँ पर नहीं दिया गया, जो यहाँ पर गलियों में जो खून बिखरा पड़ा है म्यांमार में, तो यहाँ पर कोई भी इंडियन लीडर या डिप्लोमेट जो है अभी तक इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला है। और आगे क्या बात की जाए, तो आगे बात करें कि इसी तरीके से जो न्यू दिल्ली है ना, तो भारत सरकार जो है वो भी यहाँ पर प्रेशर डाल रही है, जो हमारे 4 राज्य हैं जो जिनका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। तो जो कौन कौन से राज्य हैं इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड, मिजोरम है। ओके, तो अभी इनको ऊपर भी भारत सरकार प्रेशर डाल दी है कि शरण नहीं देनी है हमने, जो भी रेफ्यूजी जो म्यांमार से भागकर जो है आपके राज्यों में आ रहे हैं। तो खास तौर पे अगर हम म्यांमार की बात करें, तो यहाँ से कोई भी अगर भागकर आ रहा है तो उनको हमने नहीं रखना है एज ए रेफ्यूजी। तो यहाँ पर रिपोर्टरली भी बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली कि एक पुलिस मैन ने गोली भी मार दी है, जो यहाँ पर ऑर्डर्स थे उनको फॉलो नहीं किया कि हमने मारना नहीं किसी को, लेकिन उसने गोली मार दी है। ओके, कुछ सिटीजन्स को जो कि यहाँ पर भागकर आ रहे थे और यहाँ पर इंडिया में एज ए रेफ्यूजी, एज ए शरण जो था ना वो आ रहे थे। ओके, और इसी के चलते जो भारत का बॉर्डर है म्यांमार में, तो ये इसकी अगर बात करें तो अलाउ करता है कि जो लोग हैं आपस में क्रॉस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो यहाँ पर ये बॉर्डर की चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बॉर्डर जो बना हुआ है ना, तो आज का नहीं है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल यहाँ पर अनेक्सेशन के समय का यहाँ पर ऐसा ही बॉर्डर है। ओके, तो जब उस समय यहाँ पर जो सेपरेशन की गई थी टेरिटरीज की 19वीं और 20वीं सदी में, और 20वीं सदी में, तो यहाँ पर उनको तब यहाँ पर एथनिकली और होमोजेनियस कम्युनिटीज के हिसाब से इस बॉर्डर को डिवाइड किया हुआ था। ओके, तो अभी भी जो उनके यहाँ पर टाइज थे, तो यहाँ पर आपस में जो है ना वो एक दूसरे को यहाँ पर मित्र के तौर पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो नेशनल सॉवरेंटीज है दोनों की, तो उनको यहाँ पर इकट्ठा करके देखा जाता है दोनों मुल्कों के द्वारा, जो वहाँ के एरियाज के जो आसपास के लोग रहते हैं, जो हमारे इंडियन बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो वहाँ के म्यांमार के जो लोग जो यहाँ पर लोग हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। और इसी के चलते यहाँ पर जब भारत की बात करें, तो वो भी यहाँ पर ना एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक लिस्ट जो है उसको यहाँ पर बनाकर चल रही है। मतलब कि देखो, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि क्या बात करनी है, किस मुद्दे पर क्या नहीं करनी है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो सामने आ गया, सच्चाई सामने है, तो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूरी दुनिया के सामने बोल दो कि हाँ यहाँ पर गलती हो रही है। ये डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है। डिप्लोमेट्स का मतलब ये होता है कि डिप्लोमेटिक बात करेंगे। ओके, कहने का मतलब है कि सच्चाई देखकर भी वो झूठ बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक यहाँ पर होने की बात कर रहे हैं कि हम देखकर भी ना कि वहां पर गलियों में खून बिखरा हुआ, तो हम फीलिंग्स भी हम समझते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रिफ्यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो जो भी एरियाज है म्यांमार में, तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि अगर ऐसा हम करेंगे तो इसका रिजल्ट, ओके, तो हमारे ऊपर भी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसका संबंध जो म्यांमार के लोग हैं उनके जो लोग हैं वहां तक संबंधित नहीं है, उनके जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनके तक संबंधित नहीं है। भारत के भी जो अलग अलग सेक्शंस है अपनी पॉपुलेशन के अलग अलग एरियाज में, तो वहां पर भी इस तरीके का यहाँ पर जो इंडिफरेंस जो है पाया जाता है, अलग अलग लोकल सेंटीमेंट्स के हिसाब से, अलग अलग राइट्स के हिसाब से, अलग अलग कम्युनिटीज में। ओके, तो वहां पर भी ऐसी सिचुएशन जो है ना यहाँ पर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो मतलब ऐसे कंपैरिजन करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो कल को हो सकता है कि म्यांमार भी ना बोले, तो मतलब इस तरीके से हम चीजें देख के चलते हैं। तो ये डिप्लोमेसी रहती है कि मतलब कल को अगर हमारे यहाँ पर कोई ऐसी चीज कर दी जाती है, तो फिर दूसरा हमारे इंटरनल मैटर्स में भी ना बोले। तो भारत तब भी नहीं बोला था जब जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को बड़े पैमाने पर मारकर भगाया गया था। बहुत सारे लोगों ने श्रीलंका में शरण ली, बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश में शरण ली। तो यहाँ पर बांग्लादेश का एक आइलैंड है जिसका नाम है भाषण चार आइलैंड। तो अभी उसी आइलैंड के ऊपर जो माइग्रेट आए थे ना, जो भाग कर आए थे रोहिंग्या मुस्लिम्स, उनको शरण दी जा रही है बांग्लादेश के द्वारा। और कुछ यहाँ पर गिने चुने रोहिंग्या जो है ना भारत में भी यहाँ पर एंटर किए थे। ओके, तो उस समय भी भारत ने कुछ नहीं बोला था। भारत कुछ नहीं बोला था, हालांकि शरेआम वहां पर लोगों को मारा जा रहा था उस समय भी। और इसी चीज को हम डिप्लोमेसी बोलते हैं। लेकिन ऑथर के द्वारा जो आगे बात कर रहे हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये ऐसा यही वाला केस नहीं है म्यांमार का जहां पर जो है हमने रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर हमने रिस्पॉन्स किया है, जहां पर हमने नेशनल सॉवरेनिटी को समझा है। यहाँ पर जो नॉन इंटरफेरेंस की जो थ्योरी उसको हमने अलग रखकर सपोर्ट की है उस देश के लोगों को। यहाँ पर खास तौर पे जब बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी। ओके, तो उसको एज ए हम जो है बिगेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उस देश के जो लोग थे वो हमारे बारे में क्या सोचते थे। उस समय यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक जो यहाँ पर सोच होती थी उसको हमने एक साइड पे रखा, और यहाँ पर हमने सपोर्ट की उस देश के उस एरिया के पर्टिकुलर लोगों को कि आपको जो चीज चाहिए, जो आपके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, जो अप्रेसिव अटैक हो रहे हैं, जो आप ही की देश की सरकार आपके ऊपर कर रही है, तो उससे हम आपको बचाएं। ओके, तो यहाँ पर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश भी पहले क्या था, पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो अभी यहाँ पर उसी की कहानी बता रहे हैं कि जब वेस्ट पाकिस्तान जो आज का जो पाकिस्तान उसको हम पहले वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, जिसका जो बॉर्डर है भारत के पंजाब और राजस्थान के एरियाज को लगता है। ओके, तो अभी वहां के जो ट्रूप्स थे उन्होंने जेनोसाइड शुरू कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे अपनी सरकार का ही। तो विरोध भी क्यों कर रहे थे, विरोध इसलिए कर रहे थे कि जो भी रिक्रूटमेंट होती थी,
जो भी बड़े काम होते थे वो सभी के सभी लाहौर जो इस्लामाबाद है वहां पर होते थे। तो यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से लोगों को वेस्ट पाकिस्तान जाना पड़ता था, तो सब जगह सब चीजें वहां पर होती थी। ओके। और इसके अलावा जो उर्दू थी, उर्दू लैंग्वेज, जो उर्दू स्क्रिप्ट होती है, तो उसको भी जबरन इंप्लीमेंट करने की कोशिश की वेस्ट पाकिस्तान ने, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान का इनका राज्य था वहां पर, कि आप जो अपनी बांग्ला भाषा को लिखोगे तो जो आपकी जो नेचुरल लिपि है जो आपको मिली हुई है उससे नहीं लिखने, आपने पर्शियन स्क्रिप्ट यूज करनी है, जैसे अभी पाकिस्तान में यूज की जाती है अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए। तो ये भी इनकार कर दिया लोगों ने, तो वो भी ये बात नहीं मानी। तो और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे शुरू हो गए, जिससे विद्रोह करना शुरू कर दिया लोगों ने, गुरिल्ला वार्स वगैरह होनी शुरू हो गई, जो उन्हीं की सरकार के जो सोल्जर्स थे उनके खिलाफ जो आम लोग थे उन्होंने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जेनोसाइड हुआ, तो यहाँ पर भारत ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हुआ। हालांकि ये एक तरह की वॉर हो गई थी पाकिस्तान के साथ। ओके, वॉर हो सकती थी क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान से के साथ अगर हम खड़ते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ हम वॉर हमारी जो है शुरू होनी तय है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा जो अमेरिकन ऑब्जेक्शंस भी बहुत बड़े पैमाने पर थी उस समय। रिचर्ड निक्सन की सरकार थी अमेरिका में, तो वो भी चाह रहे थे कि इंडिया इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे कि कोई एक देश जो है वो टूट जाए। ओके, तो अमेरिकन लीडर्स को भी यहाँ पर ना डिप्लोमेटिकली तौर पर वो कह रहे थे कि हमारी यहाँ पर जीत होगी तो हम जीतेंगे, क्योंकि अमेरिका चाइना के साथ टाई बना के चल रहा था, और चाइना को यहाँ पर जो ना पाकिस्तान जो था वो एज ए फैसिलिटेटर रोल अदा कर रहा था। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट चाहिए थी, तो पाकिस्तान चाइना के पास जाता था, चाइना फिर जो है अमेरिका, दोनों आपस में टाई अप बनाकर चलते थे। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जिंदगियां चली गई, लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पर जो ये किसिंगर और निक्सन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर चाइना के रिप्रेजेंट लीडर थे, और ये जो है अमेरिका के लीडर थे। तो इन्होंने जो अपना टाई अप बना लिया, तो इन्होंने अपनी जो डिप्लोमेटिक विन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जीत गए कि इंडिया को एक साइड पे करना है। ओके, तो इसके चलते जो बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ओके, तो उनके ऊपर इनका फोकस नहीं किया। तो यहाँ पर अमेरिका क्यों चाइना के साथ किया, क्योंकि अमेरिका की यूएसएसआर के साथ जो था ना बहुत बड़े पैमाने पर टकराव था। तो यूएसएसआर, ओके, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप था, ओके, जो कि 1989 में टूट गया। तो जब टूटा तब जाकर जो यहाँ पर बाइपोलर जो पावर थी वो कन्वर्ट होगी यूनिपोलर में। तो अमेरिका अकेला जो था ना वो सरताज बन गया पूरी दुनिया का। ओके, जब तक यूएसएसआर था तो अमेरिका भी फूक फूक कर कदम रखता था। ओके, तो बाद में रिजल्ट क्या है, बाद में रिजल्ट आया कि इंडिया ने साइड ली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की, बांग्लादेश बना। यूएसएसआर ने बीच में इंटरवीन किया, तो फिर यहाँ पर ना अमेरिका आगे आया ना फिर चाइना आगे आया, चाइना भी पीछे हट गया। और जो यहाँ पर भारत चाहता था कि यहाँ पर बांग्लादेश बने जहाँ पर लोगों को आजाद किया जाए, तो आजादी मिली। तो इस तरीके से हमने सपोर्ट प्रोवाइड की, तो इतिहास ये कहता है हमारा। तो अभी म्यांमार में जो बातें हो रही हैं तो वहां पर क्या है, हम यहाँ पर चुप है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आगे बात करें कि जब दलाई लामा जो तिब्बत से भागकर आए थे, अपने यहाँ पर जो फॉलोअर्स थे उनके साथ भारत में जब शरण ली थी, तो उस समय ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हमने उनको अलाउ किया था 1962 में, 62 के पहले की बात है ये। तो कि आप आए भारत में रहें, तो वहां पर तिब्बत में क्या हो रहा था, चाइना अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। उस समय तिब्बत एक अलग से देश था, जिसके ऊपर बाद में चाइना ने कब्जा कर लिया पूरी रूप से। तो दलाई लामा आए भारत में, तो तब यहाँ पर इंडिया चाइना जो था ना भाई भाई टर्म्स के हिसाब से काम करते थे। जैसे हिंदी चीनी भाई भाई की यहाँ पर उस समय स्लोगन चलाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से। तो उस समय इंडिया इंडिया था, वो तो उस समय यहाँ पर डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता था। ओके, तो आगे बात करें कि जब इंडिया ने अपार्थाइड, यहाँ पर जो काले लोगों के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका में रंगभेद होता था, जो वहां पर नस्ली टिप्पणियां जहां पर उनकी जो मारकाट होती थी, उसके खिलाफ इंडिया ने अपोज किया था, इंडिया बोला। तो यहाँ पर इससे भी यही मतलब निकलता है कि हमने यहाँ पर दूसरे किसी देश के इंटरनल मैटर्स में यहाँ पर जो है हस्तक्षेप किया है। डिट्टो यहाँ पर बात करें जो इंडियन सपोर्ट है फलस्तीन को, तो यहाँ पर भी यही चीज है कि फलस्तीन में भी जो है लोगों को मारा गया इजरायली लोगों के द्वारा, तो फलस्तीन के लोगों को भारत सपोर्ट करता है। तो ये यहाँ पर ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भारत ऐसे काम करता रहा है, मतलब कि डिप्लोमेटिक टाइज को एक साइड पे रखते हुए। तो फिर ऑथर बात करें कि आगे हम क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो इसी के चलते जो आगे बात करें कि आज की जो सिनेरियो है म्यांमार में, तो लोगों के मन में बहुत बड़े पैमाने पर गुस्सा है चाइना के खिलाफ। ओके, तो बीजिंग भी यहाँ पर चाह रहा है कि स्पेशल मेजर्स जो है लगाए जाए। ओके, तो यहाँ पर जनता जो है प्रोटेस्ट कर रही है चाइनीज यहाँ पर इंटरेस्ट के खिलाफ, कि जो म्यांमार को चाह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो यहाँ पर आए, म्यांमार को भी एक तरीके से अपना नेपाल बना ले। ओके, मतलब एक अपनी ही जो पॉलिसी है इसको अच्छे तरीके से म्यांमार में फैला दे, और अपने अपने वश में कर ले इसको। तो वही इसी के खिलाफ जो है जनता भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये भी वन ऑफ द एक रीजन है। तो अभी न्यू दिल्ली को चाहिए डिसाइड करना चाहिए कि इंडिया जो है अभी क्या यहाँ पर जो चाइना की छोटी जो इमिटेशन है क्या उसको सपोर्ट करेगा, या फिर जो लोग हैं म्यांमार के उनको सपोर्ट करेगा, जो कि यहाँ पर अपनी जो आर्मी है उसके खिलाफ, जो डिक्टेटरशिप हो रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो क्या भारत यहाँ पर डिफेंड करेगा उनकी डेमोक्रेसी को? तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो भारत की जो नई पार्टनरशिप निकल कर आ रही है यूएस
ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, जिसको हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बोलते हैं या क्वाड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं नेशंस की यहाँ पर लोकेशंस में यहाँ पर ना इनकी कमिटमेंट है कि डेमोक्रेसी को हमने बहाल करना है। तो ये चारों के चारों मुल्क यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो ये इनका ग्रुप भी यही दर्शाता है कि डेमोक्रेसी को हम बहाल करें, तो इसके रिगार्डिंग इनको अभी आगे आना होगा। ओके, तो जो इनकी जो अपोजिशन है, ओके, टू ऑथोरिटेरियन चाइना। ओके, तो चाइना जो है ना एक तरीके से वहां पर भी डिक्टेटरशिप कहने को कहते हैं कि वहां पर जो है डेमोक्रेसी है। तो पिछले 70 सालों से एक ही पार्टी रूल करती आ रही है, वहीं से मेंबर को चुन चुन कर आगे जो है वो अपना प्रेसिडेंट बनाते रहते हैं। तो अभी के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, अभी तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उनको लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना दिया है। ओके, तो मतलब जब तक शी जिनपिंग जिंदा रहेंगे तब तक वो चाइना में रूल उनका चलता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमें आगे आना होगा, डेमोक्रेसी को डिफेंड डिफेंड करना होगा। तो यहाँ पर चाइना की जो हेजेमोनी है, चाइना जिस तरीके से अपनी यहाँ पर रूलिंग करना चाह रहा है, तो उसको अलग करना होगा, साइड पे करना होगा। खासतौर पे जो इंडो पैसिफिक रीजन है, अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया को अभी स्ट्रेंथन करनी होगी अपनी जो मॉरल लेजिटिमेसी है, जिस तरीके से हम पहले करते रहे हैं। तो अभी चाइना का जो अभी अटैक है ना, कि वहां वो म्यांमार की डेमोक्रेसी के ऊपर अपनी जो यहाँ पर डिक्टेटरशिप है उसको दिखाना चाह रहा है कि हम जो भी यहाँ पर म्यांमार की आर्मी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तो ये गलत बात है। इंडिया जो जैसे पहले था बिल्कुल उसी तरीके से हमें आगे आना है। तो हमें देखना होगा कि जो यंगून की जो गलियां हैं वहां पर कैसे खून बिखरा पड़ा है, जो मंडाले की जो गलियां हैं वहां पर कैसे खून खून बिखरा पड़ा है। हमें उनके खिलाफ अभी बोलना है। ओके, तो हमें सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आगे बात करनी है। हमें ये नहीं देखना कि डिप्लोमेटिक टाइज क्या कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर बात करें जो ओडीआई है, यहाँ पर जो ओडीआई का मतलब है ऑफशोर डेरिवेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अभी इसके चलते यहाँ पर जो ग्लोबल बैंक के चलते जो प्रभाव बन रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, तो वो बात कर रहे हैं कि हमें एक और सिक्योरिटी क्लियर जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे यहाँ पर बात की जा रही है। तो हेज फंड्स को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है एडिशनल सिक्योरिटी जो है ना इन द फॉर्म ऑफ कैश जो है, जहाँ पे कोलेटरल जो है वो आप ब्रोकर्स को प्रोवाइड करें। तो देखो हेज फंड्स क्या होते हैं, हेज फंड्स में ये भी एक तरीके का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पूल होता है जहां से पैसा निकालकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर हेज फंड्स में ऐसा यहाँ पर एसेट्स रखे जाते हैं जो कि जिनको आसानी से हम लिक्विडिटी जिनकी कर सकते हैं, कि जिनको आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे लिक्विड एसेट्स जिनको आसानी से आप जिनका कैश में कन्वर्जन कर सकते हो। ओके, तो ऐसे फंड्स को हम यहाँ पर हेज फंड्स बोलते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की, तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ये क्या होता है कि ये भी एक तरीके का फंड होता है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है भारत की जो इक्विटी मार्केट है। ओके, तो वहां पर तो ये इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर ओवरसीज जो यहाँ पर सिटीजन होते हैं ना, तो जो भारत के बाहर जो रह रहे होते हैं, ओके, इंडियन सिटीजन, तो वो यहाँ पर इस ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के तहत जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक तरीके का यहाँ पर व्हीकल है। ओके, इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही है। ओके, तो यहाँ पर खासतौर पे ये उनको यहाँ पर ये सुविधा दी जाती है जो सेबी के तहत इन्वेस्टर जो लिस्टेड नहीं होते हैं, तो उनको सुविधा मिलती है ओडीआई की। तो यहाँ पर एक कंपनी जहां पर इन्वेस्टमेंट की गई जिसका नाम है आर्किजोस कैपिटल ग्लोबल, तो यहाँ पर जो इंडियन स्टॉक्स है ना, तो अभी लॉस यहाँ पर फेस किया जा रहा है उसके द्वारा, जिसके तहत यहाँ पर इन्वेस्ट जो प्रोटेक्शन है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो हेज फंड को ये बात की जा रही है बैंकों के द्वारा कि जो है ना जो लोकल मार्केट्स में जो आपका एक्सपोजर है उसको और मजबूत करो और सही पैमाने पर जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए। तो डिमांड है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इस यहाँ पर ग्रुप में की गई तो यहाँ पर लॉस जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर मार्जिन कॉस्ट दी गई है हेज फंड को। ओके, तो यहाँ पर जो शेयर है तो ये डंप हो सकते हैं। अराउंड $20 बिलियन की यहाँ पर बात की जा रही है। डिफॉल्ट जो है ना वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है मार्केट वोलेटिलिटी में, मतलब कि कुछ भी सिचुएशन जो है बन सकती है। अगर ये लॉस में रहा तो लॉस में ही रहेगा क्या काफी दिनों तक, तो ये सिचुएशन इसको टालना है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग सिक्योरिटी मांगी गई। तो अब देखो जो सेकंड न्यूज है ना फ्रंट पेज पे, तो अभी जैसे हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसी के रिगार्डिंग जैसे बैंकों को अभी 1 तारीख से आरबीआई ने बोला कि वो जो ऑटो पेमेंट्स हैं तो उसके रिगार्डिंग ओटीपी भेजना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए अपने कस्टमर को। जो यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो इस वाला ये जो यहाँ पर फैसिलिटी जो फॉलो करके चल रहे हैं जो कस्टमर्स। ओके, तो इसके चलते अब किसका फायदा होने वाला है, इसके चलते फायदा होगा अब जो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस है जिसका नाम है बिल डेस्क। तो जब भी आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे जो भी आप पेमेंट करते हो तो वहां पर जब आपकी पेमेंट जाती है तो वहां पर ये बिल डेस्क का जो प्लेटफॉर्म है वो खुलता है। ओके, तो यहाँ पर वर्चुअली अभी इसकी मोनोपोली होने जा रही है, मतलब कि मोनोपोली का कहने का मतलब कि यही अकेला सरदार रह गया है। ओके, जो यहाँ पर रिकरिंग पेमेंट के मामले में आगे आगे जो पेमेंट ट्रांजैक्शन करेगा, तो जब भी इसके थ्रू पेमेंट होती है तो आपको एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप फिल करते हो तब जाकर जो है आपकी पेमेंट जो है आगे प्रोसीड होती है। तो यही बात अभी बैंकों को कही है आरबीआई ने कि आप भी ओटीपी के थ्रू ही ऑथेंटिकेशन करके आप आगे प्रोसीडिंग आगे करो। जब अगर कोई भी ऑटोमेटिक पेमेंट आप कर रहे हो, चाहे आप अमेजोन से करो, चाहे आप पेटीएम से करो, चाहे फ्लिपकार्ट से करो, जहां जहां से मर्जी कर लो।
ओके, ओटीपी वाला जो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, उसको यहाँ पर दर्शाने की बात की जा रही है। तो ऑथर यही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बैंक अभी फेल होंगे अगले कुछ महीनों तक की, वो यहाँ पर ऐसी ऑटो पेमेंट नहीं दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को, ओटीपी वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अपने आप को वो तैयार ही नहीं कर पाए अपना जो अपना जो सेटअप है। ओके, तो इसके चलते अभी जो है हेल्प हेल्प ली जा सकती है, जो ऐसे जो यहाँ पर बिल्ड डेस्क जैसे जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उनकी, बैंकों के द्वारा। और अगर बात करें हम बिल डेस्क की, तो ये जनरल अटलांटिक बैक्ड कंपनी है, तो रेडीमेड प्लेटफॉर्म है फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ओके, आपको मैसेज आता ही आता है जब आपके खाते में से पैसे कट होने होते हैं। तो यहाँ पर विच इज बिल्ड लास्ट ईयर इन एसोसिएशन विद मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर वीजा। तो इनकी वीजा की भी इनके साथ एसोसिएशन है, तो बैंकों के साथ ये काम करते हैं। ओके, पैसा तो आपका बैंक में से ही कट होता है ना, तो यहाँ पर रेडीमेड अल्टरनेटिव जो है आपको दी जाती है। मतलब कोई भी चीज जो है, जो भी आप जो भी आप अवेल करना चाहते हो, तो आपको ऑन द स्पॉट वो अवेलेबल होती है। और थोड़ा इधर बात कर लें, तो जो अभी ऑटो पेमेंट फेलियर होगा 1 अप्रैल के बाद में, खास तौर पे बैंकों की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान रखें। अगर आप पेटीएम या किसी और साधन से अगर आप ऑटो पेमेंट लगा रहे हैं, तो वहां पर कोई फर्क नहीं अभी पड़ने वाला है। बैंकों के थ्रू अगर डायरेक्ट होती है तो तब फर्क पड़ेगा, जहां पर हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की बात करें। इस फैसिलिटी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का नाम दिया गया है। तो 2000 करोड़ का यहाँ पर स्मॉल पेमेंट जो है होती है, डिजिटल पेमेंट होती है। ओके, तो अभी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो बहुत सारे बैंक अभी जो है ना सब्सक्राइब करेंगे बिल डेस्क को, इस प्लेटफॉर्म को। ओके, मतलब कि इनकी सपोर्ट लेंगे कि जब तक वो अपना खुद से सेटअप नहीं बना पाएंगे। टॉप बैंक जो है अभी कोशिश करेंगे कि सिस्टम को प्लेस किया जाए जल्द से जल्द। कस्टमर को अभी यहाँ पर क्या होती है कि 2 से 3 रुपए एज ए फीस देनी पड़ती है, जब जिनको अगर वो यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नाम की फैसिलिटी जो अवेल करते हैं। तो यहाँ पर जो पेमेंट है, अगर 5,000 से ज्यादा की अगर पेमेंट है ना, तो वहां पर 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। ओके, तो एक तो कस्टमर का ओके चाहिए, दूसरा यहाँ पर जो ओटीपी अगर भेजोगे, तो अगर वो ओटीपी पासवर्ड फिल होकर आएगा, तभी जाकर जो है आगे पेमेंट प्रोसीड होगी ऑटोमेटिक पेमेंट के क्षेत्र में। और आगे न्यूज है कि जो हमारी सेंसेक्स जो मार्केट है, वो थोड़ा उछाल में देखने को मिला है। तो अभी 2.3% का गेन देखने को मिला है। फाइनेंशियल जो आईटी स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर हमें गेन देखने को मिला है। तो यहाँ पर सेंसेक्स के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, तो यहाँ पर इनको इनको थोड़ा यहाँ पर उछाल मिला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आई है काफी। तो अगर सेंसेक्स लूजर्स की बात करें, तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, यहाँ पर थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कम हुई है यहाँ पर। तो ये आने वाले समय भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी एक और भारत में सर्जेस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन के लगने के चांसेस लग रहे हैं, जिससे आने वाले समय में फॉल आ सकता है मार्केट में। और दूसरी ओर जो यूएस बॉन्ड यील्ड है ना, तो यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, जिसके तहत ज्यादातर इन्वेस्टर्स भारत के बाजार में से पैसा निकालकर यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते भी फ्लक्चुएशन और देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और आगे न्यूज है पेमेंट कंपनीज के बारे में। जैसे अभी हमने बिल डेस्क की बात की, तो अभी उन्हीं के रिलेटेड जो और कंपनीज, उसके बारे में आरबीआई ने नॉर्म्स टाइट कर दिए हैं। तो अभी जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ना, तो अभी 2 बार 1 साल में इनको सबमिट करना होगा आरबीआई को, कि किस तरीके से जो डाटा है ना कस्टमर्स का, उसको ये स्टोर करके चल रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स की जो डिटेल्स है उसको स्टोर करके चल रहे हैं। तो आरबीआई अभी टाइटन करना जा रहा है अपने सुपरविजन जो नॉर्म्स है, जो खासतौर पे जो पेमेंट कंपनीज के रिगार्डिंग है, खासतौर पे जो यहाँ पर कस्टमर का डाटा है उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं। तो इसके चलते साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के तहत ना ये काम ऐसा किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर जो जो है ना डाटा चोरी हो रहा है। ओके, तो डाटा आने वाले समय में कस्टमर्स का चोरी ना हो, जो खास तौर पे जो क्रेडिट कार्ड का डाटा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आरबीआई ने सख्ती बढ़ा दी है। 2 बार अभी जो है ना सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा आरबीआई के पास, जिससे जिसके ऊपर की सीईओ के साइन होने चाहिए, एमडीज के साइन होने चाहिए, ताकि जो कि पता चले कि आप सशक्त रूप से सही तरीके से आप काम कर रहे हो। तो ये लेटर जो इशू किया गया, ये इशू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के द्वारा। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर भारत सरकार ने राज्यों को बोल दिया है कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स जो है ना, यहाँ पर इसके तहत बैलेंस बनाकर चले। खासतौर पे जो म्यांमार से लोग भाग कर आ रहे हैं इंडिया में, तो मिजोरम और मणिपुर, इनको डायरेक्ट किया गया है। तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चले कि यहाँ पर जो भी म्यांमार के जो रेफ्यूजीज जो यहाँ पर कैंप है, जो स्टेट रन कैंप है, जो कि यहाँ पर 1,000 के आसपास जो यहाँ पर रेफ्यूजीज हैं, जो कि इन कैंप्स में रह रहे हैं। ओके, तो इनमें कितनी गिनती आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखें, रिकॉर्ड रखें। तो इसके बारे में यहाँ पर इंटीमेट किया गया है भारत के राज्यों को, मिजोरम और मणिपुर को। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो बाइट डांस नाम की कंपनी, तो उसके बैंक अकाउंट्स को, इंडिया में जो उनके बैंक अकाउंट्स उनको अभी फ्रीज कर दिया गया है, कि यहाँ पर दोष लगाया गया कि इन्होंने यहाँ पर टैक्स चोरी किया है। ओके, तो ये कौन है बाइट डांस कंपनी? देखो, आपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म देखा होगा जिसका नाम है टिकटॉक। तो ये टिकटॉक की ही ये यहाँ पर पेरेंट कंपनी है। ओके, यहाँ पर चाइनीज गेंट चाइना की यहाँ पर बड़ी कंपनी जिसका नाम है बाइट डांस। ओके, तो अभी भारत सरकार ने क्या किया था हाल ही में, जो सिक्योरिटी इश्यूज के रिगार्डिंग, जब यहाँ पर लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था, तो गवर्नमेंट ने परमानेंटली बैन कर दिया था यहाँ पर टिकटॉक को भारत में। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस थे सभी बंद कर दिए गए भारत में। अभी
ये जो बैन वाला जो इश्यू मुंबई कोर्ट में चल रहा है बाई चांस का, तो इसी के चलते कुछ लीगल प्रोसेस के चलते यहाँ पर ना कंपनी ये बात कह रही है कि जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, जो यहाँ पर मेरे जो अकाउंट्स को जो सीज किया जाए, जिसके तहत अभी मेरे लिए टफ हो जाएगा, जो थोड़े बहुत जो एम्प्लॉइज बचे हैं उनको सैलरी देना या टैक्सेस वगैरह देना, तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है जो सिटी बैंक और एचएसबीसी में जो इनका अकाउंट है उनको सीज कर दिया गया है। और कंपनी यहाँ पर चिंता जता रही है कि वो सैलरीज वगैरह जितने भी बचे हैं, जितना भी वैसे तो सारा सेटअप इन्होंने उठा लिया यहाँ से, जो भी बचा कुचा है वहां पर कैसे पेमेंट करनी है उसके बारे में चिंता जताई गई है। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड कैरियर्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर नो कोविड आईसीयू बेड फ्री इन दिल्ली 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोविड के रिलेटेड कोई आईसीयू की बेड की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर फ्री नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में ज्यादा जो बेड्स है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे जल्द से जल्द। तो आईसीयू जो बेड विद वेंटिलेटर है टोटल 787 है, तो ऑक्यूपाई 278। आईसीयू बेड विदाउट वेंटिलेटर टोटल 1229 है, तो ऑक्यूपाइड 379। ओके, तो यहाँ पर बेड रिजर्व फॉर कोविड पेशेंट्स तो टोटल 5,000 से ज्यादा है, 6,000 के आसपास, तो ऑक्यूपाइड है 1500 1584। ओके, तो यहाँ पर ये डाटा अभी बताया गया। तो अभी जो मंगलवार के जो केसेस थे वो 992 थे। पॉजिटिविटी रेट जो है 2.7, मतलब इतने दर पर जो है यहाँ पर कोविड के पॉजिटिविटी जो रेट वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में अगर केसेस ऐसे बढ़ते गए तो ये जगह खाली बचेंगी नहीं। ओके, तो इसके चलते पहले से प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है कि बड़े पैमाने पर सरकार जो है ना वो आगे आके जो है अभी बेड्स जो है ना वो अवेलेबल करवाएगी कोविड पेशेंट्स के लिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी कोई भी आईसीयू बेड फ्री नहीं है। और अभी 1 अप्रैल से क्या होगा, जिनकी उम्र 45 से प्लस है ना, तो वो जाकर भी अभी कल से वैक्सीन लगवा सकते हैं, अपने आप को वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर एनीवन बोर्न बिफोर 1 जनवरी 1977 कैन गेट वैक्सीनेटेड। तो ये यहाँ पर जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से पढ़ लें और सूचित कर दें जो भी आपके आसपास में जो लोग हैं जिनकी आयु 45 से प्लस बनती है। तो अभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं, कोविन ऐप पे जाकर, कोविन पोर्टल है या फिर मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं कोविन का, तो वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो है ना अपना टाइम स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसी टाइम स्लॉट में आपने जाना है और अस्पताल में जाकर जो है अपनी वैक्सीन वो करवा लेनी। तो यहाँ पर एक अपना आधार कार्ड जरूर साथ में लेकर जाना है। ओके, और वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको वैक्सीनेट कर दिया गया है। और जो दूसरी डोज होगी उसके लिए भी सिमिलर ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करना है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और अगर कोवैक्सीन आपको लग रही है तो वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में बाद में लगेगी। अगर फर्स्ट डोज जब से लगा होगा तो उससे लेकर 4 से 6 हफ्ते के बाद में दूसरी डोज लगेगी अगर कोवैक्सीन है। अगर कोविशील्ड है तो वो 4 से 8 हफ्ते के बाद लगेगी जब जब से आपको फर्स्ट डोज लगी होगी। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अगर 1 अप्रैल को अगर आप इनमें से कोई भी वैक्सीन लगती है तो उसका मतलब है कि 1 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी। ओके, अगर हमें 4 से 8 हफ्ते की बात करूं तो 1 महीने से भी फिर ज्यादा समय हो जाता है, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो ये बातें ध्यान रखें। ओके, कोशिश करें वैक्सीनेट करवाने की, बीमारी फैल रही है तो बचाव जितना हो सका उतना करें। और सिर्फ ऐसा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली तो आप सिक्योर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस अभी भी निकल कर आ रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड पॉजिटिव लोग हो रहे हैं। तो अभी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये बात समझ में आ रही है कि अपने आप को सेफ कैसे करके चलना है। तो उसके लिए जो यहाँ पर मास्क पहनना है, और मास्क भी ऐसे नहीं कि एक ही मास्क को 2-2 हफ्ते चलाए रखना है। एक पैकेट ले आओ बड़ा सा, ओके, तो डेली बेसिस पे अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क को चेंज कर लो या फिर धो के पहनो। ओके, तो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, तो अपना बचाव खुद करो। बस इतनी बात अभी तक समझ आइए सबको। आगे क्या हो रहा है अभी बहुत समय लगेगा समझने में कि एक्चुअल मायने में कितने बड़े पैमाने पर ये वायरस जो है ना घातक हो सकता है। और आगे जी न्यूज, तो यहाँ पर एक सलाह दी गई है कि डोर टू डोर वैक्सीन कर लो अगर हमने वायरस को कंट्रोल करना है सही मायने में। ओके, तो महाराष्ट्र के केस में यहाँ पर ऐसे स्टेप्स जो है लिए जा सकते हैं। ओके, हालांकि यहाँ पर और जो बातें की जा रही हैं कि कुछ स्टेट्स अभी भी रेडी नहीं है कि जो सेंटर के रूल्स है वैक्सीनेशन के उनको मॉडिफाई किया जाए। जैसे सेंटर बात कर रहा है ना, बिल्कुल उसको उन्हीं को स्टेट्स फॉलो करके चल रहे हैं। तो ये आगे आगे बात की जा रही है कि जो प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पर कैंप्स लगा सकते हैं यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज में, ताकि जो कि बड़े पैमाने पर जो है हम वैक्सीनेट कर पाए। लेकिन इसको भी यहाँ पर रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया गया कि ये बात ऐसी नहीं होगी, ऐसे नहीं आगे बढ़ना है। तो जो इसके लिए जो कॉन्ट्रा व्यू दिया गया वो ये है कि अगर मास वैक्सीनेशन करते हैं तो इससे शॉर्टेज हो जाएगी बड़े पैमाने पर। पहले ये देखो कि कितने बड़े पैमाने पर सप्लाई आ रही है वैक्सीन की, जितनी आ रही है उसको आगे जो है ना उसको उसको पहले आप इंक्लूड करते रहो, उनको लगाते जाओ, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ऐसे ही अभी डोर टू डोर नहीं हो सकता, तो सप्लाई का यहाँ पर बाधा हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर खास तौर पर प्रायोरिटी अभी उनको देनी है जो यहाँ पर सबसे जो उनको खतरा है इस बीमारी से। ओके, तो उनको प्रायोरिटी देके पहले उनको वैक्सीनेट करना है। और आगे न्यूज है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो सेबी है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अभी नए रूल्स इनके द्वारा रिवाइज किए गए। किसके मायने में?
यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के जो लाइसेंस होता है उसके मायने में कि अगर वो अपना लाइसेंस सरेंडर करता है, छोड़ता है उस अपने लाइसेंस को कि मैं आगे आने वाले समय में और जो इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो इसको इसके रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स, कुछ बदलाव इसमें लाया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर की जा रही है कि जब भी एप्लीकेशन दी जाएगी सेबी को, तो यहाँ पर जब भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाएगा फॉर सरेंडर कि मैं अभी से यहाँ पर एफपीआई सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आगे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसके तहत जो भी कस्टोडियन मतलब जो भी बंदा है, तो यहाँ पर कंफर्म करना होगा कि उसके जो अकाउंट है तो वहां पर जीरो बैलेंस है, जो बैंक अकाउंट है एफपीआई का उसका जीरो बैलेंस है। और साथ ही साथ जो इसका जो सीपी कोड है, ओके, जिसको हम कस्टोडियल पार्टिसिपेंट कोड बोलते हैं, तो वो भी जो है ना अभी ब्लॉक हो चुका है। तो ये एक तरह का कोड इनको मिलता है जब भी ये, खासतौर पर जो एनआरआई लोग होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास होता है कि वो भारतीय जो इक्विटी मार्केट है, ट्रेड मार्केट है, वहां पर अच्छे से व्यापार कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये ट्रेड अच्छे से बढ़ाने के लिए इनको अलग से कोड मिलता है, जिससे मतलब इनकी जो सिक्योरिटी है ना वो बड़ी बड़ी रहती है, ओके, जिसके तहत जो अगर कोई भी गड़बड़ी होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं जब जब भी हम ट्रेड करते हैं। तो इससे यहाँ पर जो कस्टोडियंस है इनको ये भी इंश्योर करना होगा कि कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है रेगुलेटर के, मतलब जो भी यहाँ पर सेबी है ना, जो भी इनकी फीस वगैरह है, तो वो अभी जो फीस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है जो भी यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उसके द्वारा। और इसके अलावा कोई लीगल एक्शन यहाँ पर पेंडिंग नहीं है उस एफपीआई के अगेंस्ट, उस फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर उसके अगेंस्ट। और जो बैंक है और जो यहाँ पर सिक्योरिटीज अकाउंट है उस एफपीआई के, तो यहाँ पर वो भी बंद होने चाहिए, वो भी बंद करने हैं। जो सीपी कोड है ना वो भी डीएक्टिवेट यहाँ पर कर दिया जाएगा 10 दिनों के अंदर, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, जब से यहाँ पर जो है ना एनओसी के लिए फाइल किया जाएगा सेबी के, ओके। तो ये नए रूल जो है ना विद इमीडिएट इफेक्ट इनको लागू कर दिया गया है, ये सेबी का कहना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से, तो यहाँ पर एक यूएन की एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसके द्वारा यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि भारत की जो जीडीपी होगी, तो यहाँ पर वो ग्रो करेगी 7% के हिसाब से इन द फिजिकल ईयर 22, ओके, फिजिकल ईयर 21-22। तो इसमें इस हिसाब से हम ग्रो करेंगे। और यहाँ पे साथ में ये भी बात बोली गई कि हमारी जो रिकवरी होगी, जो अभी हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो उससे अभी जो रिकवर करेंगे वो के शेप रिकवरी होगी। तो के शेप रिकवरी का कहने का मतलब है कि भारत के कुछ सेक्टर्स अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग तरीके से ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी सेक्टर्स ग्रो कर जाएंगे एक ही टाइम पे। तो ऐसी रिकवरी को हम के शेप रिकवरी बोलते हैं। जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूं, रेस्टोरेंट होटल्स की बात करूं, तो वो अभी तरीके से अभी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर जो डाउनफॉल है, इकोनॉमिक डाउनफॉल है, क्योंकि अभी कोई भी ट्रैवल, जो टूरिज्म के मामले में अगर बात करें, तो अभी एक्टिविटीज इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी नहीं है। टूरिज्म बढ़ेगा तभी तो होटल में कोई जाएगा ना। तो अभी ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी रिकवर नहीं कर पाए, कुछ सेक्टर्स हैं जो रिकवर कर गए हैं, ओके। तो कुछ सेक्टर्स हैं जो मिडल में हैं। तो इस तरीके से ऐसी रिकवरी को अलग अलग समय पे जो अलग अलग तरीके से रिकवर करेगा उसको हम के शेप रिकवरी बोलते हैं। तो अभी 7.7 यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि फिजिकल ईयर जो 21 है ना, तो वहां पर जो जीडीपी श्रिंक हुई है वो 7.7। तो ये माइनस की बात करें कि इतने बड़े पैमाने पर हमारी जीडीपी गिरी है। जो हमारा फिजिकल ईयर 2020-21 वाला था, ये जो पैंडेमिक का जो साल गुजरा है, मतलब इतने बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट पड़ा है हमारी ग्रोथ के ऊपर। और इसके चलते जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, वो यही है कि यहाँ पर जो लोग बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है, तो पहला चैलेंज तो ये है, उसको मेंटेन करना है। दूसरा है जो एनपीए उनको चेक करके रखना, जो है हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंकों के, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी गिनती बहुत ज्यादा हो चुकी है। तकरीबन 8 से 9 लाख करोड़ का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जो जो लोन जो है ना बेकार हो चुका है, मतलब कि जो लोन तो लोगों ने ले लिया लेकिन अभी किस्तें नहीं आ रही हैं ब्याज की। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हमने कंट्रोल करके चलना, अगर इकोनॉमी को सही पैमाने पर ग्रो करना है, हमने आगे बढ़ाना है तो। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि इन्फ्लेशन जो है ना वो कंफर्ट लेवल से ज्यादा हो सकती है, महंगाई जो है ना वो कंफर्ट लेवल से ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये मूडीज ने यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाई। तो मूडी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है किसकी, यूएसए की, ओके। और ये बड़ी चिंता की बात है। और भारत का जो इन्फ्लेशन लेवल है वो यहाँ पर चिंताजनक है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है। अगर बाकी की जो एशियन इकोनॉमीज की बात करें, तो उनमें से सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर महंगाई हमारे यहाँ बढ़ सकती है। तो जैसे सबसे पहली बात करें, जो हाई हाई फ्यूल प्राइसेस है, तो उससे यहाँ पर एक जो है ना हेडलाइन सीपीआई, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ओके। तो इसके अलावा बात करें जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, तो अभी वो 26% से 64%, जो 26% टू $64 पर बैरल जो है ना दिस ईयर, अभी वो इनका प्राइस बढ़ चुका है, मतलब 26% तक का ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है। तो यहाँ पर $64 पर बैरल जो अभी इसका प्राइस हो चुका है, अगर एक बैरल आप तेल खरीदते हो, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड। तो ये एक बैरल में अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर होते हैं, ओके। तो अभी जब ब्रेंट क्रूड ऑयल की हम बात करें ना, तो जो नॉर्थ सी का रीजन है, जिसको कि नॉर्थ सी को जो कंट्रीज टच करते हैं, जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, तो ये सारे के सारे नॉर्थ सी को टच करते हैं। तो यहाँ से जो ये क्रूड ऑयल निकाला जाता है, इसको हम ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं, ये भी बात ध्यान में रखें।
तो यहाँ पर फर्दर क्या रेट कट लगाएगा इसके बारे में कोई स्पेस नहीं है। तो अभी लोएस्ट अभी अभी भी जो यहाँ पर आरबीआई रेपो रेट लेकर चल रहा है तो लोएस्ट ही उसको यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। तो अभी जो करंट फिजिकल टारगेट इन्फ्लेशन का जो टारगेट है अभी उसके रिगार्डिंग आरबीआई के ऊपर ही निगाह है कि आरबीआई किस तरीके से इसको टैकल करता है। और आगे न्यूज है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 52% जो इंडियन फर्म्स है ना उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। तो ये रिपोर्ट उनके द्वारा की गई है। तो 52% इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर पीड़ित पाए गए, विक्टिम पाए गए, सक्सेसफुली यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है पिछले 12 महीनों में। और ये सर्वे के मुताबिक ये बात की जा रही है। तो अभी 71% जो भी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एडमिट किया कि बहुत सीरियस और वेरी सीरियस अटैक है। ओके, तो यहाँ पर जो साइबर अटैक होते हैं ज्यादातर इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी की जा सकती है या फिर उनको हैक किया जा सकता है और उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। 65% यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लंबा समय लगा हमें इसको सही करने में। और यहाँ पर यह सर्वे किसके द्वारा किया गया? ये सर्वे किया गया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है सोफोस। ओके, तो सोफोस नाम याद रखें। और आगे न्यूज है सेम पेज में से। तो यहाँ पर एक फर्म है जिसका नाम है मोबीविक। ओके, तो ये मोबीविक जो है ना ये भी पेमेंट सिस्टम में ही काम करती है, डिजिटल पेमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा कि मतलब कि ये जो डाटा है ना कस्टमर्स का, इसको यहाँ पर बेचा गया है, इनके द्वारा लीक किया गया है कि इनको जो डार्क वेब नाम की यहाँ पर कंपनी है उसको। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो ये पर फाउंडर है इस फर्म के जिनका नाम है विपिन प्रीत सिंह, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा डाटा ब्रीच का नहीं मिला है, ऐसी कोई एलिगेशन जो हमारे पास हमारे ऊपर लगाई जा रही है वो कुछ भी सही नहीं है। और यहाँ पर क्या बात की जा रही, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बात की कि ओवर 8 टीबी, तो 8 टेराबाइट तक यहाँ पर जो यूजर इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर वो ली गई किसके द्वारा? यहाँ पर जो मेन सर्वर है तो हैकर्स के द्वारा वो चोरी कर ली गई है जिनका नाम है यहाँ पर जॉर्डन डेवन। ओके, एंड पुट ऑन डार्क वेब। तो ये डार्क वेब भी यहाँ पर ऐसी साइट है जहाँ पर जो ऐसी जो है जो डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाती है तो अभी वहां पर डाली गई। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है, लेकिन उन कंपनी के मालिक के द्वारा ऐसे जो क्लेम इनको डिनाई किया गया कि ऐसी बात नहीं है। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से। तो यहाँ पर इंडिया के रिलेटेड ही न्यूज यहाँ पर बताई गई इस पेज में, जहां पर बात करें कि नो एसडीएफ लोन्स टू शुगर मिल्स फॉर ए ईयर। तो अभी एक साल के लिए जो एसडीएफ लोन दिए जाते हैं ना शुगर मिल्स को, उनका संचालन करने के लिए अभी एक साल तक ये नहीं दिए जाएंगे। तो इसका मतलब होता है शुगर डेवलपमेंट फंड होता है जिसके तहत यहाँ पर लोन उठाती हैं अलग अलग जो शुगर मिल्स है भारत में। तो अभी इसको सॉफ्ट लोन भी हम बोलते हैं, इसको अभी फर्दर एक साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो इसके थ्रू जब ये लोन उठाती है ना तो यहाँ पर 2% की जो यहाँ पर बात करें ना तो यहाँ पर बैंक रेट कम लगता है। ओके, अगर एसडीएफ के थ्रू यहाँ पर अगर शुगर मिल्स लोन उठाती हैं तो अगर वैसे बैंक से उठाएंगी तो ज्यादा बैंक रेट लगेगा। ओके, तो ज्यादा यहाँ पर जो है इनको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, ज्यादा सिक्योरिटीज वगैरह इनकी बन जाती है। तो बैंक रेट क्या होता है? ये एक रेट होता है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक जो डिस्काउंट करता है द बिल्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है आपको कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करवाने की। ओके, तो कोलेटरल एसेट आपको पता ही होगा क्या होते हैं, मतलब कि एक तरीके का जो आप लाइबिलिटी दिखाते हो अगर लोन उठाते हो कि किस बिहाफ पर लोन वापस करोगे। ओके, आने वाले समय में अगर आपका कोई भी स्टार्टअप फेल हो जाता है। ओके, तो रेपो रेट होता है कि वो रेट जिसमें बैंक जो है ना बोरो करते हैं रुपीस को आरबीआई से। और रिवर्स रेपो रेट मतलब ये उल्ट हो जाता है, फिर आरबीआई यहाँ पर लेता है यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है उनसे रुपीस। ओके, तो अभी इसी के चलते एक साल तक अभी एक्सटेंशन रोक दी गई है। तो यहाँ पर बात करें डिसीजन यहाँ पर लिया गया है जो यहाँ पर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन है उसके साथ खासतौर पर जो शुगर सेक्टर है तो यहाँ पर इसके पास सरप्लस स्टॉक हो चुका है। ओके, सरप्लस स्टॉक हो चुका है तो यहाँ पर आगे बात की जा रही है। हालांकि डाइवर्जन भी किया गया था डाइवर्जन ऑफ शुगर एंड केन जूस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, तो इस सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर सरप्लस है स्टॉक जो, तो इसी के चलते जो फूड मिनिस्ट्री है तो अभी फिजिकल ईयर को दोबारा से इस साल में कैसे यहाँ पर प्रगति होगी, कैसे पैमाने पर ये प्रोडक्शन करते हैं उसको रिव्यू करेगी, फिर आगे का फैसला लेगी। तो अभी 735 शुगर मिल्स है पूरे भारत में जिनकी टोटल एनुअल शुगर प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 34 मिलियन टन के आसपास की है। और गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ना डिस्पर्स करती है 8,840 करोड़ रुपए टू शुगर मिल्स। ओके, सिंस 1982 व्हेन द एसडीएफ वाज सेटअप। तो ये इस एसडीएफ में इतना पैसा यहाँ पर लगाया गया था, शुरुआत में रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। तो उसी के चलते यहाँ पर फंड्स को यूज किया जाता है कि यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके, शुगर मिल्स की प्लांट्स को मॉडर्नाइज किया जा सके, उसके तहत ये शुगर मिल्स लोन उठा सके। तो यहाँ पर जो टोटल डिफॉल्ट है ना वो यहाँ पर 2821 करोड़ का है जिसमें यहाँ पर 1164 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, जो मूल अमाउंट है। और यहाँ पर यही चीज यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि रिकवर हो सकते हैं जो बाकी जो पुरानी ड्यूज है वो भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो। और प्रोडक्शन जो है शुगर की 2020-21 का जो सीजन था वो यहाँ पर 30.2 मिलियन टन के हिसाब से हुई है। तो यहाँ पर 4.2 मिलियन टन ज्यादा है क्योंकि जो हम एक्चुअल डोमेस्टिक कंजप्शन करते हैं उससे।
ओके, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हो चुकी है कंजप्शन की एक्टिविटी के भी अकॉर्डिंग ज्यादा। ओके, तो ये था यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, भारत की ही यहाँ पर न्यूज है, शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई है। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है कैरी ट्रेड। तो कैरी ट्रेड क्या होता है कि किसी एक करेंसी में बाय करना, बोरो करना, उधार लेना, बैंक से उधार लेना। ओके, और लेकिन जब उसको इन्वेस्ट करना है तो वो किसी और करेंसी में करना है। ओके, तो उधार ले लिया सपोज करो हमने डॉलर्स में, और अभी उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं हम रुपीस में। तो इस तरीके से भी यहाँ पर फायदा रहता है काफी बड़े पैमाने पर। देखो, अगर यूएस डॉलर में हमने बोरो किया, किसी बैंक से यूएस डॉलर उधार लिया, ओके, लोन लिया, उसको अगर आप इंडियन रुपीस में इन्वेस्ट करोगे, और इंडिया में ही अगर सपोज करो कि आप कोई एक्टिविटी लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर फायदा नजर आना शुरू हो जाता है, चीजें सस्ती पड़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी यहाँ पर पॉलिसी को हम कैरी ट्रेड कहते हैं, जब यहाँ पर किसी और करेंसी में हम बोरो करते हैं, किसी दूसरी करेंसी में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे ट्रेड को हम कैरी ट्रेड बोलते हैं। और पिछले कुछ समय पे ये देखा गया है अप टू नवंबर 2007, यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पर बोरो किए जाते थे। ओके, इन द लो कॉस्ट येन। तो इसी येन के हिसाब से, येन किसकी करेंसी है? येन जापान की करेंसी है। तो यहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाता था अक्रॉस द मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, इवन इन द रियल एस्टेट मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, एंड ए पार्ट ऑफ विच फ्लोड इनटू इंडिया टू। ओके, तो मतलब ऐसे करेंसी को चेंज कर लिया, अभी इन्वेस्ट कर दिया देश दुनिया के अलग अलग कोनों में। तो हो सकता है इसको इन्वेस्ट किया हो किसी और देश की स्टॉक मार्केट्स में, किसी और जगह पर कोई फला फलाना प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर, मतलब पूरी दुनिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आप दूसरी करेंसी आप अगर कन्वर्ट करवा के, अगर कन्वर्ट करवाने के बाद भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो कैसा लगा लेक्चर आपको? तो मुझे फीडबैक जरूर दें, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसका आंसर जरूर दें, और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी जरूरत है, वहां तक लेक्चर नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए, पहुंचाएं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अपने अलग अलग हैंडल्स को यूज करें शेयर करने के लिए, और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।